आज की मेरी ये वीडियो मेरी इस वीडियो का पार्ट 2 है। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो हो सके तो जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कहानी में अब तक हमने ये देखा कि अकागामी एक ऐसा लड़का है जिसका बाप बहुत ही ज्यादा ठरकी है, जिसकी वजह से सभी लोग अकागामी को भी ठरकी मानते हैं। एंड अपने इन्हीं ठरकपन के इमेज को क्लियर करने के लिए अकागामी एक टेम्पल को ज्वाइन करता है। मगर अकागामी की किस्मत उतनी भी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि इस टेम्पल में लड़कियां रहती है। शुरू में लड़कियां अकागामी को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, मगर टाइम के साथ ही वो अकागामी को एक्सेप्ट कर लेती है। एंड पार्ट के एंड तक हम ये देखते हैं कि टेम्पल को बचाने के लिए यूजुकी एंड अकागामी दूसरे टेम्पल में जाने के लिए निकल जाते हैं, मगर वो एक ट्रक में फंस जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि अकागामी ने यूजुकी के कपड़े बदलने में मदद करके उसके कपड़ों को बदल दिया है। एंड फिर ये लोग ट्रक लेकर टेम्पल की ओर निकल रहे हैं। जाते वक्त यूजुकी ये सोच रही थी कि उसे किसी भी हाल में इस टेम्पल को बचाना है, एंड इसीलिए वो शादी करने तक के लिए मान गई है। हम एक टेम्पल के अंदर एक बंदे को देखते हैं जो कि झाड़ू मार रहा है। एंड वो बंदा एक ट्रक को उड़ते हुए देखता है, एंड वो ट्रक पेड़ में जा लगता है। ट्रक से बाहर यूजुकी निकलती है एंड उस बंदे को समझाती है कि वो यहाँ पर मीटिंग करने के लिए आई है। एंड वो बंदा भी यूजुकी को पहचान लेता है। फिर यूजुकी अकागामी के पास आकर उसे थैंक यू कहती है उसकी मदद करने के लिए। अकागामी से बात करने के बाद यूजुकी अंदर जाने लगती है, तो अकागामी भी यूजुकी को आगे जाने का कहकर ये सोचने लगता है कि यूजुकी की शादी होने वाली है, तो अब मुझे उसके साथ नहीं रहना चाहिए। अकागामी आंखें बंद करके ये कहता है कि यूजुकी, मैं तुम्हें ऑल द बेस्ट कहता हूँ। कि तभी हम वहाँ पर एक और लड़की को देखते हैं जो कि अकागामी को देख रही थी। लड़की को देखने के बाद अकागामी लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो। लड़की भी पूछती है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब क्योंकि अकागामी ने टेम्पल के कपड़े को पहना है, इसीलिए वो लड़की अकागामी को टेम्पल का मेंबर समझकर उसे अंदर ले जाने लगती है। टेम्पल के अंदर हम यूजुकी को देखते हैं जो कि एक लड़के के सामने बैठकर अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी। हमें यह पता चलता है कि इस लड़के का नाम कीजो होआन है। कीजो यूजुकी से पूछता है कि तुम तो काफी यंग हो, तुम इस एज में क्यों मैच मेकर चाहती हो। तो यूजुकी बताती है कि वो अपने टेम्पल को बचाना चाहती है, क्योंकि वो टेम्पल एंड वहाँ पर रहने वाले लोग यूजुकी के लिए उसके फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं एंड वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। एंड यूजुकी ये बोलकर कि वो पक्का मुझे सपोर्ट कर रहे होंगे अभी भी, अपना चेहरा घुमाती है, तो वो अकागामी को देखती है झाड़ू मारते हुए। अकागामी को यहाँ पर ऐसे देखकर यूजुकी का रिएक्शन ऐसा हो जाता है, वो सोचने लगती है कि क्या ये सही में अकागामी है। अकागामी भी ये सोच रहा था कि मैं यूजुकी को किसी और के साथ ऐसे मीटिंग करते हुए नहीं देखना चाहता हूँ, मगर यूजुकी अभी बहुत ही अच्छी लग रही है, उसे नजर हटा पाना मेरे बस की बात नहीं है। अकागामी की सोच में यूजुकी अकागामी को ये बोल रही थी कि अकागामी मुझे देखो। अब क्योंकि अकागामी ने कुछ अजीब अजीब ही सोच लिया, इसलिए वो खुद को पीटने लगता है ये कहते हुए कि नहीं, मुझे ठरकपन वाली सोच फिर से नहीं चाहिए, ठरकपन वाली सोच है ये। अकागामी की इस हरकत को देखकर यूजुकी को यकीन हो जाता है कि यही अकागामी है। कीजो यूजुकी से पूछता है कि क्या कुछ गड़बड़ है। यूजुकी बताती है कि नहीं। कीजो को लगता है कि यूजुकी अभी नर्वस है, इसलिए वो यूजुकी से यह कहती है कि सोचो ये कि यहाँ पर तुम्हारा कोई जानने वाला है। मगर कीजो को क्या पता, यूजुकी की तो यही प्रॉब्लम है कि यहाँ पर उसका कोई जानने वाला है। अब इन हालातों के वजह से यूजुकी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे या फिर क्या कहे। दूसरी तरफ अकागामी को यह पता चल जाता है कि उसकी भंड प्रेजेंस की वजह से यूजुकी भी डिस्ट्रैक्टेड हो चुकी है, इसीलिए अकागामी यह फैसला करता है कि उसे छुपना होगा। वो इधर उधर देखने लगता है कि वो कहाँ छुपे। तभी अकागामी इस लड़की को देखता है एंड ये लड़की अकागामी को अपने पास बुला रही थी। फिर हम अकागामी को इन दोनों के साथ बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर अकागामी ये बताता है कि क्योंकि मैच मेकर यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए मैं उसकी जगह लेने के लिए आया हूँ। यूजुकी अकागामी से इशारे में पूछते कि ये क्या हो रहा है, तुम यहाँ पर क्यों हो। तो अकागामी माफी मांगने लगता है, हाँ बस इशारे इशारे में ही। फिर अकागामी यूजुकी से ये कहते हुए पूछता है कि माय लेडी क्या हम अब शुरू करें। एंड कीजो से पूछता है कि माय लॉर्ड क्या हम शुरू करें। कीजो से अकागामी पूछता है कि आप अपने पार्टनर के साथ इस मौसम में डेट पर क्या करना चाहेंगे। कीजो बताता है कि मैं मूवी देखना चाहूंगा। कीजो की इस बात को सुनने के बाद यूजुकी को लगने लगता है कि फाइनली कन्वर्सेशन आगे बढ़ रहा है, मुझे चिंता नहीं करना चाहिए। वो अकागामी को देखती है, तो अकागामी ऐसे रिएक्शन के साथ ये कह रहा था कि एक मूवी। अकागामी ये सोच रहा था कि एक मूवी थिएटर जहाँ पर एक कपल हो, अंधेरा हो, एंड अंधेरे में अकागामी की सोच में यूजुकी ये बोलती है कि मुझे शर्म आ रही है। मगर अकागामी खुद को ये समझाता है कि वो यहाँ पर किस लिए आया है, इसलिए वो फिर से सवाल पूछने लगता है। वो कीजो से पूछता है कि माय लॉर्ड आप अपने दिन के थकान को कैसे उतारते हो। कीजो बताता है कि मैं नहाना पसंद करता हूँ हॉट स्प्रिंग में। हॉट स्प्रिंग के नाम को सुनकर अकागामी यूजुकी को इन कपड़ों में इमेजिन करने लगता है, जिसका वजह से अकागामी का हालत खराब हो रहा था। अकागामी फिर कीजो से पूछता है कि अगर आपका शादी हो गया तो आप क्या चाहेंगे। कुछ बताता है कि उसे कम से कम 10 बच्चे चाहिए। इस बात को सुनकर अकागामी यूजुकी को ये कहते हुए इमेजिन करने लगता है कि मुझे तुम्हारे बच्चे चाहिए। अब इन बातों को सोचने की वजह से अकागामी का हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, जिसका वजह से उसे ये बंदा यहाँ से लेकर चला जाता है। अकागामी के जाने के बाद कोजी ये बताता है कि उसे ये लगता है कि अकागामी यहाँ पर यूजुकी की मदद करने के लिए आया था। साथ ही कोजी ये भी क्लियर करता है कि उसे झूठ बर्दाश्त नहीं है। इस बात को सुनकर
यूजुकी को उसके मॉम की बातें याद आती है, जहाँ पर उसकी मॉम कह रही थी कि बेटा यूजुकी, तुम्हें कभी भी किसी से भी झूठ नहीं बोलना है। एंड इस बात को याद करने के बाद यूजुकी कीजो को यह बताती है कि उसे शादी करने का कोई मन नहीं है, वो यहाँ पर बस अपने टेम्पल को बचाने के लिए आई है। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि यूजुकी एंड किकी बातें कर रही थी एंड हमें पता चलता है यहाँ पर कि किकी यूजुकी को यह समझा रही है कि अगर वो किसी तरह से एक मेल प्रीस्ट से एंगेजमेंट कर लेती है तो वो 3 साल के अंदर में ही एक नन बन जाएगी एंड वो अपने दम पर ही एक टेम्पल को चला पाएगी एंड चाहत वो उसके बाद अपने एंगेजमेंट को तोड़ भी सकती है। एंड ये बात यूजुकी को एक स्कैम के जैसा लग रहा था, मगर यूजुकी इसे एक ट्रायल देने के लिए मान जाती है। प्रेजेंट में यूजुकी अपनी ये सभी बातें कोजी को बता चुकी होती है एंड कोजी से यूजुकी एक चांस मांगती है। कोजी ये बताता है कि मुझे पता है तुम्हारे टेम्पल के बारे में, मैंने सुना है कि उस टेम्पल की हालत कुछ खास अच्छी नहीं है। कोजी का मेन मोटिव ये होता है कि वो उस टेम्पल को और चलने नहीं देना चाहता है, क्योंकि उस टेम्पल की अब कोई भी जरूरत नहीं है कोजी के नजर में। यूजुकी कुछ बोले कि उससे पहले ही वहाँ पर आकागामी बैठा हुआ था, तो वो एक चाकू से अपने शर्ट को फाड़ते हुए ये बोलने लगता है कि ये सब मेरी वजह से है, मेरी वजह से तुम सभी की इमेज खराब हो रही है, इसलिए मैं अपनी जान दे दूंगा। मगर वो अपनी जान ना देकर कोजी से माय लॉर्ड कहते हुए एक चांस मांगने लगता है। आकागामी से कीजो ये कहता है कि अगर टेम्पल बंद हो जाता है तो तुम्हें इनकी गुलामी नहीं करनी पड़ेगी, अपने कर्जे को चुकाने के लिए तुम काम करके कर्जे को चुका सकते हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। एंड इस बात को यूजुकी भी मानती है एंड इसलिए कीजो ये कहने ही वाला था कि उस टेम्पल की किसी को भी जरूरत नहीं है कि तभी आकागामी उसे रोकते हुए ये बताता है कि उस टेम्पल के वजह से मैं 2 बार बचा हूँ। आकागामी की इस बात को सुनकर कीजो ये बताने लगता है कि तुम उस वक्त क्या करोगे जब यूजुकी इस टेम्पल के वजह से प्रॉब्लम में होगी, उसकी फैमिली इस टेम्पल की वजह से प्रॉब्लम में होगी। आकागामी बोलता है कि मैं उसे सपोर्ट करूंगा। आकागामी की इस बात को सुनकर यूजुकी की आंखें चमकने लगती है एंड कीजो ये बोलता है कि क्या तुम कसम खाते हो कि तुम अपनी बची हुई जिंदगी यूजुकी को खुश रखने में बिताओगे? मैं बिताऊंगा। क्या तुम उसके साथ रहोगे? बीमार होते हुए भी मैं रहूंगा। इन दोनों की इन बातों के बीच में हम यूजुकी का ऐसा फेस देखते हैं। फिर कीजो ये कहता है क्या तुम एक दूसरे का साथ दोगे, एक साथ रहोगे यानी एक अच्छी फैमिली बनाओगे? आकागामी बोलता है हाँ मैं बनाऊंगा। आकागामी के इन सभी बातों को सुनने के बाद कीजो ये फैसला करता है कि वो यूजुकी के एंगेजमेंट के प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है, मगर वो उससे शादी नहीं करेगा, वो बस यूजुकी को अपना नाम दे रहा है। कीजो इतना बोल के वहाँ से निकल जाता है एंड कीजो एक दूसरे रूम में आता है, जहाँ पर ये लड़की कीजो से ये कहती है कि मैंने तो तुम्हें कहा था कि तुम यूजुकी को मना लोगे ताकि वो उस टेम्पल को बंद कर सके, मगर तुमने तो उल्टा ही कर दिया। कीजो ये बताता है कि ये सभी आकागामी के वजह से हुआ है। कीजो ये भी बताता है कि तुम्हें भी उस लड़के में कुछ तो खास लगा, इसलिए तुमने उसे इस मीटिंग में शामिल किया है ना, हेड प्रीस्ट ओबा। एंड गाइस मैं तुम्हें बता दूं कि यूजुकी का पूरा नाम है यूजुकी ओबा एंड इस लड़की का भी नाम है ओबा, यानी कि इन दोनों में कोई तो रिलेशन है। एंड हमें पता चलता है कि ओबा को आकागामी के डैड के बारे में पता है। जी हाँ, यानी कि यहाँ पर भी आकागामी के डैड ने कुछ तो गुल खिलाया था। एंड अब क्योंकि यूजुकी एंड आकागामी का काम हो चुका है तो वो निकलने लगते हैं अपने घर की तरफ, मगर वो आखिरी बस को भी मिस कर देते हैं, इसलिए ये दोनों ट्रेन को पकड़ने का फैसला करते हैं। एंड जब ये लोग जा रहे थे तो उसी वक्त आकागामी ये सोचता है कि अब यूजुकी की शादी तो हो रही है मगर उसकी सही में शादी नहीं हो रही है। साथ ही इसका ये भी मतलब है कि आकागामी अब उस टेम्पल से कहीं और नहीं जाएगा। इस बात को सोचकर आकागामी खुश हो रहा था तो वहीं यूजुकी की आंखों में आंसू थे, मगर साथ ही वो बहुत ज्यादा ब्लश भी कर रही थी। एंड इसलिए यूजुकी आकागामी की आंखों को बंद कर देती है क्योंकि वो आकागामी को अपना ये फेस नहीं दिखाना चाहती है, मगर आकागामी यूजुकी को देख लेता है। इस पर यूजुकी और भी ज्यादा शर्मा जाती है। फिर हमें ये पता चलता है कि इन दोनों ने आखिरी ट्रेन को भी मिस कर दिया है, और इतना ही नहीं इन्हें कोई टैक्सी भी नहीं मिलती है, साथ ही यूजुकी का फोन भी डेड है। यूजुकी आकागामी से पूछती है कि तुम्हारे पास फोन नहीं है क्या? हमें पता चलता है कि आकागामी ने तो उस फोन को पहले ही तोड़ रखा है। एंड अब क्योंकि सर्द भरी रात है, साथ ही यूजुकी के पैर में भी चोट है, तो इन्हें रुकना पड़ेगा कहीं पर आराम करने के लिए। एंड ये दोनों ही एक होटल को देखते हैं, नहीं लव होटल को देखते हैं। लव होटल को देखकर आकागामी की आंखें चमकने लगती है, मगर वो खुद को समझाता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, वो लड़की मुझे रिझा नहीं रही है, तो आकागामी याकिमित्सु ये कोई कम ऑन चांस नहीं है। हाय मेरे ठरकी विचार, थोड़ा सा शांत हो जा। आकागामी ये सोच रहा था कि तभी वो अपनी आंखें खोलता है, जहाँ पर यूजुकी उसे इशारे में कह रही थी कि क्या हम वहाँ पर चलें। आकागामी बोलता है कि यूजुकी तुम ये क्या कर रही हो? यूजुकी बताती है कि मेरा कोई गलत मतलब नहीं है, वैसे भी हमारे पास और कोई जगह तो है नहीं रहने के लिए। आकागामी ये बोलता है कि एक लड़का और एक लड़की लव होटल में एक साथ नहीं रह सकते हैं, मगर आकागामी ये बोलने के साथ ही चेक इन भी कर लेता है, वो भी खुद से ही। चेक इन होने के बाद ये लोग रूम में जाते हैं, रूम भी काफी अच्छा है। आकागामी ये सोच रहा था कि ठीक है अभी का सिचुएशन बहुत ही अच्छा है, मेरी ठरकपन आगे नहीं आएगी। हाँ, मगर तब तक कि जब तक आकागामी वॉल्स को नहीं देखता है, क्योंकि सीलिंग पर तो
कुछ लगे हैं जो कि हमें नहीं दिखाया गया है। यूजुकी अकागामी को एक बुक दिखाती है जहाँ पर कॉस्ट्यूम्स थे एंड अकागामी उन कॉस्ट्यूम्स को देखकर यूजुकी को उन्हीं कॉस्ट्यूम में इमेजिन करने लगता है। यूजुकी ये बताते हैं कि हम एक मूवी भी देख सकते हैं। अब क्योंकि अकागामी के ठरकपन का लेवल कुछ और ही ऊपर बढ़ रहा था, इसलिए वो यूजुकी के हाथ से उस बुक को छीन कर फेंक देता है। इसके बाद ये दोनों ही काफी देर तक बेड पर बैठे रहते हैं, मगर ये एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, जिसका वजह से रूम में काफी शांति होती है। ऐसा कुछ देर करने के बाद यूजुकी अकागामी को शावर लेने के लिए कहती है। अकागामी थोड़ा सा चौंकता है एंड फिर वो जाता है शावर लेने के लिए एंड बाथरूम के अंदर अकागामी का तो बुरा हाल हो रहा है। तो दूसरी तरफ यूजुकी हेंटाई देख रही है। हाँ, तुमने सही सुना, होटल वालों ने जो मूवी दी है इन दोनों को देखने के लिए वो और कुछ नहीं बल्कि कॉर्न या फिर हेंटाई है। अकागामी ये सोच रहा था कि यूजुकी ने उसे बात लेने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि अकागामी थक चुका है। ऐसा कोई ठड़कपन वाला मतलब नहीं है, मगर हम यूजुकी को तो हेंटाई देखते हुए देखते हैं, वो भी चेहरे पे हाथ रख के उंगलियों के बीच में से, जिसे देखकर यूजुकी पूरी तरह से लाल हो चुकी है। अकागामी यही सोचकर कि कोई भी गलत मतलब नहीं है तो मैं बाहर निकल जाता हूँ। वो बात से बाहर निकलता है, यूजुकी के सामने जाता है, कहते हुए कि मैंने बात ले लिया है। यूजुकी जो कि अभी देख रही थी अकागामी की आवाज को सुनते ही लैपटॉप को बंद कर देती है। यूजुकी अकागामी को कुछ खास बताती नहीं है, फिर वो ये कहकर कि मैं भी बात लेने जा रही हूँ वहाँ से चली जाती है। अकागामी फिर टीवी के रिमोट से टीवी चालू करता है तो वो देखता है कुछ सिंगर्स को सुर लगाते हुए, जिसका वजह से वो टीवी उसी वक्त बंद कर देता है। अब इस वीडियो को देखकर ये जानकर कि यूजुकी ये देख रही थी, अकागामी ये सोचने लगता है कि यूजुकी ने मुझे पहले ही ऐसे ही बाथरूम में नहीं जाने के लिए कहा था, बल्कि उसके पीछे मेन रीजन ये था कि वो इस वीडियो को देखना चाहती थी। अब यही बात सोचकर अकागामी बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, साथ ही उसके आजू बाजू उसके सोच में ही कुरागे उसे और भी ज्यादा परेशान कर रही थी। हम अकागामी के इन दोनों रूप को देखते हैं एंड ये दोनों रूप ही अकागामी को फोर्स कर रहे थे यूजुकी के साथ एडल्ट वाली चीज करने के लिए, मगर अकागामी खुद में यह फैसला करता है कि वो यूजुकी को खुद से बचा कर रहेगा। हम यूजुकी को नहाते हुए देखते हैं जहाँ पर वो सोच रही थी हेंटाई के बारे में एंड वो ये भी सोचती है कि वो अकागामी के साथ एक लव होटल में है एंड वो क्या करे। यूजुकी इन्हीं सभी बातों को सोचने के साथ ही बाथटब में बैठती है, जिसका वजह से उसका मन शांत हो जाता है एंड अब वो और भी ज्यादा एम्बैरेस है क्योंकि वो इस होटल में जो आई है। यूजुकी ये सोचती है कि अकागामी ने उसे यह वादा किया है कि वो उसे सपोर्ट करेगा एंड इन्हीं सभी बातों के साथ ही यूजुकी ये फैसला कर लेती है कि अगर अकागामी सही में उसके साथ वो चीजें करना चाहता है तो वो उसे करने देगी। अकागामी के पास यूजुकी जाती है अपना मन बनाकर कि वो आज अकागामी के साथ वो सभी चीजें करके ही रहेगी, तो वो अपने सामने अकागामी को ऐसे देखती है। अकागामी ने खुद को इसलिए बांधा है क्योंकि वो यूजुकी को किसी भी तरीके से वो खुद को यूजुकी पर हावी नहीं होना देना चाहता है। अकागामी को ऐसा देखकर यूजुकी अकागामी के आंखों पर पट्टी बांधकर बेड पर लेट जाती है, अकागामी को बेवकूफ कहकर। टेम्पल के अंदर सुकुयो को देखते हैं जो कि बैठकर यूजुकी के बारे में सोच रही थी एंड तभी उसी वक्त यूजुकी एंड अकागामी आ जाते हैं। सुकुयो यूजुकी एंड अकागामी के पास जाती है। सुकुयो यूजुकी से पूछती है कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी। यूजुकी ये बताती है कि मेरा फोन डेड हो चुका था। सुकुयो यूजुकी एंड अकागामी से कहती है कि अच्छा हुआ कि कुछ और नहीं हुआ। यूजुकी एंड अकागामी इस रिएक्शन के साथ कहते हैं कि हाँ कुछ और नहीं हुआ, जिससे सुकुयो को यह समझ नहीं आ रहा है कि इन दोनों के बीच में कुछ सही में हुआ है कि नहीं। फिर दोनों लड़कियों को अकागामी स्कूल के लिए रवाना कर देता है। जाते वक्त यूजुकी से सुकुयो ये कह रही थी कि कल रात तुमने ट्रेन मिस कर दिया एंड तुम लोग लव होटल में रहे, मगर तुम्हारे बीच कुछ नहीं हुआ। यूजुकी बोलती है कि हाँ। सुकुयो यूजुकी से ये भी कहती है कि तुम्हें किसी को भी ये नहीं बताना है कि हम अकागामी के साथ रहते हैं। यूजुकी को समझ नहीं आता है कि क्यों वो किसी को ये ना बताए। सुकुयो ये बताती है क्योंकि हम न्यूनेरी में रहते हैं। न्यूनेरी का मतलब है ये सभी लोग एक ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर सिर्फ लड़कियां रहती हैं, वो भी नन्स बनने के लिए। यूजुकी शुरू में नहीं मान रही थी कि वो ये ना बताए कि वो अकागामी के साथ रहती है, क्योंकि वो अकागामी के साथ लव होटल में रह के आई है बिना कुछ किए। मगर सुकुयो यूजुकी को चुप करा देती है, साथ ही उसे ये भी कहती है कि तुम किसी को भी ये बात नहीं बताओगी कि हम अकागामी के साथ रहते हैं। एंड यूजुकी मान जाती है। क्लासरूम के अंदर बैठकर सुकुयो ये सोच रही थी कि यूजुकी पहले अकागामी से मिलने से बहुत अलग थी, मगर वो अब बदल चुकी है। सुकुयो ये बातें सोच रही थी कि तभी उसके पास उसके दो दोस्त आती हैं एंड वो सुकुयो से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम किसके बारे में सोच रही हो। सुकुयो ये बताती है कि कुछ नहीं। ये पिंक बालों वाली लड़की सुकुयो से पूछती है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम्हारे पास एक बॉयफ्रेंड है। इस बात को सुनकर सुकुयो की हालत खराब हो जाती है। हमें यह पता चलता है कि इन दोनों लड़कियों ने सुकुयो को एक लड़के के साथ देखा था, वो भी किस करते हुए, साथ ही सुकुयो उस लड़के को अपने घर पे भी ले जाती है। दरअसल ये सभी बातें उस वक्त के बारे में हो रही है जब सुकुयो एंड यूजुकी माफी मांगने आई थी अकागामी से, वो भी ब्रिज के नीचे बारिश के टाइम पर। अब ये बातें सुकुयो को रियलाइज होने के बाद वो दोनों लड़कियों को ही समझाने लगती है कि उन्होंने जो देखा है वो नहीं है। सुकुयो ये बताती है कि उस वक्त यूजुकी भी उसके साथ थी
एंड वो अकागामी के कान में कुछ बोल रही थी। लड़कियां पूछती है क्या? सुकुयो ये बताती है कि मैं उसे बोल रही थी कि हमने पहले कैसे किस किया। एंड इस बात को बोलते ही सुकुयो कैसा हाल हो जाता है। अब क्योंकि लड़कियों को पता चल चुका है कि सुकुयो ने अपने बॉयफ्रेंड को किस किया है, तो और भी ज्यादा बातें पता करने लगती है सुकुयो के बॉयफ्रेंड के बारे में। मगर अब क्योंकि सुकुयो का बॉयफ्रेंड है ऐसा सभी को पता चल चुका है, तो हमें ये बहुत ही अहम बात पता चलती है कि युजुकी अपने पूरे स्कूल में ही बहुत ही ज्यादा पॉपुलर गर्ल है अपनी लुक्स के वजह से। एंड सुकुयो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, मगर लुक्स के वजह से नहीं, बल्कि वो पॉपुलर है क्योंकि उसके बड़े हैं। फिर ये दोनों लड़कियां ही सुकुयो को ये बताने के लिए जिद करने लगती है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के बारे में हमें बताओ, तुम कैसे उससे पहली बार मिली। अब सुकुयो का हालत खराब है, वो सोच रही थी कि वो कैसे इन लड़कियों से पीछे छुड़ाए कि वो अपने सामने अकागामी को देखती है। एंड अकागामी को देखते ही वो खिड़की पर पर्दा डाल देती है। अब क्योंकि अकागामी यहाँ पर आया है, मगर क्यों आया है ये पता नहीं है सुकुयो को। उसे पता चलता है कि अकागामी यहाँ पर उसका ही लंच लेकर आया है क्योंकि सुकुयो भूल गई थी। ये बात पता चलते ही सुकुयो तेजी से जाने लगती है अकागामी के पास, ये कहते हुए कि मैं जा रही हूँ नर्स ऑफिस में। हम अकागामी को देखते हैं जो कि दो बंदों से ये पूछ रहा था कि सुकुयो का क्लासरूम कहाँ है। वो बंदे पूछते हैं कि तुम कौन हो एंड तुम क्यों सुकुयो के बारे में पूछ रहे हो। अकागामी ये बताने ही वाला होता है कि मेरा नाम अकागामी है कि तभी सुकुयो अकागामी पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है और ले आती है अकागामी को नर्स ऑफिस में अपने चेहरे पर एक मास्क लगाने के साथ ही। आज नर्स ऑफिस में नर्स नहीं है। अकागामी जो कि लंच बॉक्स देने आया था सुकुयो को, वो सुकुयो को लंच बॉक्स दिखाकर वहाँ से जाने लगता है, मगर अकागामी को जाने से रोक देती है सुकुयो, क्योंकि अगर अकागामी को बाकी लोगों ने देख लिया तो सभी को लगेगा कि यही तो सुकुयो का बॉयफ्रेंड है, जिसका वजह से सुकुयो को बहुत ही ज्यादा परेशानी हो सकती है। हमें पता चलता है कि सभी लड़कियाँ एक्सरसाइज कर रही है बाहर। सुकुयो ये सोच रही थी कि मैं अकागामी को कैसे छुपाऊं कि तभी नर्स ऑफिस का डोर पर नॉकिंग आती है दो लड़कियों से। एंड ये लड़कियां यही दोनों हैं। ये दोनों लड़कियां हालचाल पूछने आई है सुकुयो का। एंड हम सुकुयो को देखते हैं जो कि अकागामी के साथ ही बेड पर लेटी हुई है, मगर सभी से छुपा कर ये दोनों लड़कियां हैं सुकुयो को एक्सरसाइज करने के लिए बुलाने आई है। मगर पिंक बालों वाली लड़की को लगता है कि सुकुयो का पैर कुछ ज्यादा ही बड़ा है। एंड इस बात को सुनते ही अकागामी पैर को छुपाने के लिए ऊपर जाता है एंड सुकुयो नीचे आती है। एंड इन दोनों की हरकतों की वजह से हमें ये पता चलता है कि अकागामी सुकुयो के जिम्मेदारियों के अंदर ही चला गया है। इनके क्लास का टाइम खत्म हो रहा था तो ब्लू बालों वाली लड़की कहती है कि हम चले, मगर पिंक बालों वाली लड़की सुकुयो से बोलती है कि सुकुयो तुम्हारा वजन थोड़ा सा बढ़ गया क्या। एंड वजन वाली बात को सुनकर सुकुयो अकागामी के सर को दबाने लगती है। एंड अकागामी अभी मजे लूट रहा है, हाँ, मगर उसे सांस भी नहीं आ रही है। अभी सिचुएशन पर सुकुयो का मुंह लाल हो चुका है। लड़कियां पूछते हैं कि क्या कुछ गड़बड़ है। सुकुयो बताते हैं कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है, तुम लोग जाओ। अब क्योंकि अकागामी को सांस नहीं आ रहा है, वो इसीलिए अपने मुंह को खोलकर सुकुयो के उस नरम से हिस्से पर काटता है। जी हाँ, अकागामी की इस हरकत पर सुकुयो का रिएक्शन कुछ ऐसा हो जाता है जहाँ पर वो ये भी बोलती है कि ये इस पगले ने क्या किया। हमें ये पता चलता है कि ये दोनों लड़कियां ही सुकुयो को आर्चरी क्लब में वापस से ज्वाइन करवाने के लिए आई थी, मगर सुकुयो मना कर देती है क्योंकि सुकुयो को अपनी फैमिली की मदद करनी है। एंड इस बात को सुनकर दोनों लड़कियां वहाँ से चली जाती है। एंड अकागामी सुकुयो के कपड़ों से बाहर आता है। अकागामी सुकुयो से पूछता है कि तुम पहले आर्चरी क्लब में थी क्या। सुकुयो बताती है कि हाँ, मगर अब वो नहीं है। अकागामी ये श्योर करता है कि अब सुकुयो आर्चरी क्लब में वापस से जाएगी क्योंकि अब अकागामी घर के सभी कामों को अकेले ही संभालेगा। इतना बोलकर अकागामी आर्चरी क्लब के लिए उठता है। अकागामी को रोकने के लिए सुकुयो आगे बढ़ती है और तभी दोनों लड़कियां ही वापस आ जाती है रूम में। एंड वो दोनों लड़कियां ही अकागामी एंड सुकुयो को इस हालत में देखती है। दोनों लड़कियों को देखकर सुकुयो की चीख निकल जाती है। फिर सुकुयो हमें ये बताती है कि उसने जब पहली बार युजुकी को आर्चरी करते हुए देखा था तो उसे पता चल गया था कि युजुकी कितनी ज्यादा औसम है। एंड इसीलिए सुकुयो ने भी आर्चरी क्लब को ज्वाइन किया, मगर तभी युजुकी ने आर्चरी क्लब को छोड़ दिया क्योंकि उसे टेम्पल को संभालना था। और हमें ये पता चलता है कि ये सभी अभी सपना देख रही थी सुकुयो। अकागामी जो कि झाड़ू मार रहा था टेम्पल में, उसके पास युजुकी आती है एक आर्चरी लेकर। अकागामी को युजुकी बताती है कि आर्चरी एक काइंड ऑफ मेडिटेशन है। फिर अकागामी को आर्चरी सिखाने लगती है युजुकी। अकागामी युजुकी से पूछता है कि तुमने आर्चरी क्लब क्यों छोड़ा, क्या तुम वापस से ज्वाइन नहीं करना चाहती हो। युजुकी ये बताती है कि आर्चरी क्लब मेरे लिए वेस्ट ऑफ टाइम था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। सुकुयो को बुलाने के लिए अकागामी उसके डोर पर नॉक करता है, मगर वो नहीं बाहर आती है। कुरागी अकागामी को ये बताती है कि सुकुयो आज बाहर नहीं आएगी क्योंकि सुकुयो जब भी किसी बारे में सोचती है तो वो खुद को एक रूम में बंद कर लेती है। कुरागी से अकागामी कहता है ये मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। फिर सुकुयो को रूम के अंदर देखते हैं जो कि चेंजिंग कर रही थी। तभी सुकुयो अपने खिड़की के पास अकागामी को लटका हुआ देखती है। एंड अकागामी बुला रहा था सुकुयो को। अकागामी लटक लटक कर बुला ही रहा था सुकुयो की, तभी उसके गले में फंदा बन जाता है उसी रोप का। सुकुयो बचा लेती है अकागामी को।
अकागामी से सुकुयो ये पूछती है कि क्या बात करना चाहते हो तुम। अकागामी बताता है कि मैंने सभी कामों को कर लिया है, तो अब तुम आर्चरी क्लब को ज्वाइन कर सकती हो। सुकुयो ये बताती है कि तुमने गलत समझ लिया है, मैं आर्चरी क्लब को ज्वाइन नहीं करना चाहती हूँ फिर से। अकागामी ये पूछता है कि फिर तुमने क्यों औरों से ये कहा है कि तुम रेस्ट ले रही हो, अभी तुम सभी से क्यों नहीं कह देते हो कि तुमने आर्चरी क्लब को क्विट कर दिया है। इन बातों को सुनने के बाद सुकुयो वहाँ से चली जाती है अकागामी को घर के बाकी काम करने के लिए कहकर। बाहर जाते वक्त सुकुयो ये सोच रही थी कि क्यों अकागामी मेरे पीछे पड़ा है। सुकुयो अपनी बातें सोचते सोचते ही आर्चरी क्लब के सामने आ जाती है। एंड अब वो क्योंकि आ चुकी है आर्चरी क्लब के सामने, तो अंदर भी चली जाती है। अंदर आने के बाद आर्चरी को देखकर सुकुयो ये इमेजिन करने लगती है कि वो आर्चरी चला रही है। इस इमेजिनेशन के बाद ही हम देखते हैं कि वहाँ पर अकागामी बैठा हुआ है, जिसे देखकर सुकुयो घबरा जाती है क्योंकि अकागामी चिल्लाता है। अकागामी को यहाँ पर देखकर सुकुयो भाग जाती है। अकागामी भी सुकुयो के पीछे पीछे जाता है एंड हम देखते हैं इन दोनों को ही एक जगह पर आराम करते हुए। अकागामी सुकुयो से पूछता है कि तो क्या अब तुम आर्चरी क्लब को ज्वाइन करने वाली हो। सुकुयो आर्चरी क्लब को ज्वाइन करने के लिए मना कर देती है क्योंकि सुकुयो ने आर्चरी क्लब को ज्वाइन किया था युजुकी को देखकर, मगर क्योंकि युजुकी ने क्विट कर दिया है टेम्पल को संभालने के लिए, वो अब इस क्लब को ज्वाइन नहीं कर सकती है। वो ये भी बताती है कि वो युजुकी के जैसा नहीं है, क्योंकि युजुकी ने टेम्पल को बचाने के लिए शादी तक करने के लिए मान गई थी, मगर वो ऐसा नहीं कर सकती है। अकागामी फिर सुकुयो का हाथ पकड़ के उसे बताता है कि इसका मतलब है कि तुम युजुकी के वजह से फन करने से खुद को रोक रही हो। अकागामी फिर सुकुयो को एक जगह पर ले जाता है क्योंकि उसे सुकुयो को कुछ दिखाना है। अकागामी सुकुयो को टेम्पल में ही लेकर आया है एंड वो सुकुयो को दिखाता है कि युजुकी कैसे प्रैक्टिस करती है आर्चरी की। हम युजुकी को देखते हैं जो कि तीर चलाने के लिए पूरी तरह से रेडी है एंड पूरी तरह से फोकस है, सभी लोग उसे देख रहे हैं एंड सुकुयो भी बहुत ही ध्यान से देख रही है क्योंकि उसे यही फॉर्म तो बहुत ही ज्यादा पसंद है युजुकी की। सभी की नजरें युजुकी पर है। युजुकी भी बहुत ही ध्यान से अपने तीर को कमान में लाकर जब उसे चलाती है तो हम तीर को इस तरह से चलते हुए देखते हैं। अब हमें तो पता चल चुका है कि युजुकी कैसे आर्चरी करती है एंड सभी को भी, मगर हम सुकुयो को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस है युजुकी की इस तरह से आर्चरी करने पर। अकागामी सुकुयो को समझाता है कि पगली, 1 साल की मेहनत के बाद भी युजुकी बस यही कर सकती है। सभी लोग युजुकी को समझाते हैं कि वो भले ही कैसे भी आर्चरी करे मगर वो बहुत ही अच्छी है, हालांकि वो बाकी चीजों में बेकार है। इस बात को सुनकर युजुकी को समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं या बेइज्जती। युजुकी फिर से आर्चरी की प्रैक्टिस करती है मगर वो फिर भी कुछ भी नहीं कर पाती है। युजुकी फिर से आर्चरी की प्रैक्टिस करती है मगर वो फिर कुछ नहीं कर पाती है एंड युजुकी को ऐसे स्ट्रगल करता हुआ देखकर सुकुयो को ये यकीन हो जाता है कि युजुकी वाकई में आर्चरी में कुछ नहीं कर सकती है, इसीलिए उसने आर्चरी को छोड़ा था, ना कि टेम्पल के लिए। कुरागे युजुकी को ये बताती है कि सुकुयो तुम्हारे पीछे पागल हो गई थी क्योंकि वो तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती है। उसे लगा था कि तुम आर्चरी में बहुत ज्यादा अच्छी हो, मगर क्योंकि युजुकी को पता है कि वो कैसी है आर्चरी में, इसीलिए वो सुकुयो को खुद को आर्चरी सिखाने के लिए कहती है। इस बात को सुनकर सुकुयो हंसने लगती है। इस वक्त सुकुयो हमें ये बताती है कि वो एक बात से खुश है कि जब आर्चरी को छोड़ा था युजुकी ने तभी वो हंस रही थी एंड अभी वो हंस रही है, यानी कि वो खुश है। सुकुयो थक चुके हैं इसलिए वो बात लेने का सोचकर दरवाजा खोलती है बाथरूम का, मगर वो नंगा देख लेती है अकागामी को। मगर सुकुयो को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इससे पहले भी उसने अकागामी को नंगा देखा है। अकागामी को सुकुयो थैंक यू कहती है क्योंकि अकागामी की वजह से अब सुकुयो फिर से आर्चरी क्लब को ज्वाइन करने जा रही है। अकागामी से सुकुयो ये पूछते है कि तुमने मेरी मदद क्यों की। अकागामी ये बताता है क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली की वजह से दुखी नहीं देखना चाहता था, मेरा मेन मोटिव था तुम्हें खुश देखना। इस बात को सुनकर अकागामी के रूम में यानी कि बाथरूम में सुकुयो जाती है एंड फिर उसे बताती है कि तुम्हारी वजह से अब भी मुझे यहाँ पर दर्द हो रहा है एंड इसलिए तुम्हें इसका सजा तो भुगतना ही पड़ेगा। सुकुयो अकागामी को सीधा खड़ा रहने के लिए बोलकर उसके पास जाती है, उसके मुंह को ऐसे पकड़ती है एंड किस करने के पोजीशन में आती है एंड जब हमें लगता है कि ये किस करने ही वाले हैं कि तभी सुकुयो एक मार्कर निकालकर कलाकारी कर देती है अकागामी के फेस पर। अगले दिन स्कूल में जाते वक्त सुकुयो जानबूझकर अपना लंच बॉक्स छोड़ देती है एंड इस लंच बॉक्स को पहुंचाने के लिए अकागामी फिर से सुकुयो के पास जाने का फैसला करता है। हम सुकुयो को देखते हैं आर्चरी क्लब में। वहाँ पर थोड़ी देर में अकागामी आ जाता है तो अकागामी को देखकर वो दोनों लड़कियां ही सोचती है कि यही इसका बॉयफ्रेंड है, मगर सुकुयो बताती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है बल्कि ये हमारे फैमिली का एक पार्ट है, जिससे उन लड़कियों को समझ नहीं आता है कि ये कैसे सुकुयो के फैमिली का मेंबर है। सुकुयो अकागामी को बाहर भेज देती है। अकागामी बाहर जाते हुए सुकुयो को देखता है आर्चरी करते हुए एंड वो स्माइल करता है। फिर हम कुरागे को देखते हैं जो कि डायरी लिख रही है। डायरी में वो अपने बारे में लिखती है कि वो अभी एक एडल्ट बन चुकी है। कुरागे अपने मन में ये सोचती है कि कैसे अकागामी ने उसे बचाया था एंड अकागामी कुरागे के लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का है। कुरागे इस बात से खुश है कि वो अब एक एडल्ट है। साथ ही वो ये भी बताती है कि जब से अकागामी यहाँ पर आया है सभी लोग चेंज हो चुके हैं पहले से, मगर एक अच्छे तरीके से। कुरागे और कुछ अकागामी के बारे में सोचती कि उससे पहले ही अकागामी उसे डिनर के लिए बुला लेता है। हम युजुकी को नहाते हुए देखते हैं। युजुकी नहाने के बाद वेट चेक करने वाली मशीन को देखकर उस पर जाती है अपना वेट चेक करने के लिए। वेट चेक करने के बाद युजुकी का हालत खराब हो जाता है। फिर यहाँ पर सभी लड़कियों की
मीटिंग होती है जहाँ पर सुकुयो ये पूछते हैं कि ये मीटिंग किस लिए है। यूजुकी बताती है कि मैं हमेशा नहाने के बाद अपना वेट चेक करती हूँ उस मशीन पर, मगर मुझे लगता है कि वो मशीन कर्स हो चुका है क्योंकि अब वो रिजल्ट पहले से बहुत ही ज्यादा दिखा रहा है। सुकुयो ये बोलते हैं कि तुम्हें नहीं लगता है कि हम बस मोटे हो रहे हैं। यूजुकी ये बताती है कि ये कर्स तब से शुरू हुआ है जब से आकागामी यहाँ पर आया है। यूजुकी की इस बात को सुनकर सभी लड़कियों को याद आता है कि यूजुकी को छोड़कर कि वो लोग बहुत ही ज्यादा खाना खाते हैं आकागामी के हाथ से बनाया हुआ। यूजुकी सभी लड़कियों से पूछती है कि तुम भी यही एक्सपीरियंस कर रही हो ना। कुरागे एंड सुकुयो हाँ बोलती है। फिर यूजुकी ये पूछती है कि हम इस मुसीबत से कैसे निकल सकते हैं। मिया ये बताती है कि हमें एक नया मशीन लेना चाहिए। इस बात को सुनकर सुकुयो ये बताती है कि मिया हम यहाँ पर मजाक नहीं कर रहे हैं। इस बात को सुनकर मिया रोते हुए कागुरा के पास जाने लगती है, सभी को सॉरी बोलने के साथ ही। फिर से यूजुकी पूछती है कि हम इस मुसीबत से, इस कर्ज से कैसे बाहर आ सकते हैं। मिया फिर से बताती है कि हम अपना डाइट बदल सकते हैं। हम अपने डाइट में वेजिटेबल्स एंड मीट का यूज करके अपने वजन को कम कर सकते हैं। यूजुकी ये बताती है कि मीट हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एंड वेजिटेबल भी आजकल बहुत ही ज्यादा महंगे हैं। इस बात को सुनकर मिया फिर से सॉरी बोलकर चुप हो जाती है। फिर सुकुयो ये बताती है कि हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। इस बात को सुनकर यूजुकी ये बताती है कि मैंने भी इस बात को पहले सोचा था, मगर अकेले करना मुश्किल है, इसलिए हम सब मिलकर एक्सरसाइज करेंगे। यूजुकी ये फैसला करती है कि हम अगले सुबह से एक्सरसाइज करेंगे। फिर रात से दिन हो जाता है। हम फिर लड़कियों को एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं। एक्सरसाइज करते हुए सभी लड़कियां बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। भाई लोग मैं तुम सभी से ये बोल रहा हूँ कि मेरा दिल और दिमाग ये चाह रहा है कि मुझे इस पर वीडियो नहीं बनाने हैं। यार ये क्या है, ये एक्सरसाइज है। फाइनली ये एक्सरसाइज खत्म होता है एंड फिर सभी लड़कियां एक एक करके अपना काम बोलकर वहाँ से निकल जाती है। दिन खत्म होता है, रात आती है एंड सभी लड़कियों को हम थका हुआ देखते हैं। सभी लड़कियां थकी हुई है मगर कागुरा नहीं, क्योंकि कागुरा ने एक्सरसाइज नहीं किया था। सुकुयो ये पूछते हैं कि तुम एक्सरसाइज नहीं करोगी क्या। कागुरा ये बताती है कि क्योंकि मैं एडल्ट हूँ तो मुझे पता है कि मुझे मेरे फिगर को कैसे मेंटेन करना है, इसलिए मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगी। इस बात को सुनकर सभी लड़कियों की एक तरह से जल जाती है। फिर यूजुकी अपने दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला करते हैं कि वो अब डाइटिंग करेगी सभी लड़कियों के साथ ही। सुकुयो ये बोलती है कि फिर तो हमें आकागामी की मदद लेनी चाहिए। फिर हमें पता चलता है कि इस टेम्पल का एक रूल है कि इन्हें जो भी सर्व किया जाए उन्हें यह खाना है। तो आकागामी को बोलकर खाना थोड़ा कम बनाने के लिए कहेंगे। सुकुयो को ये लगता है कि ये थोड़ा सा एम्बैरेसिंग होगा अगर आकागामी को ये पता चल जाता है कि ये लोग डाइटिंग कर रहे हैं। एंड हाँ, ऐसे कौन बोलता है भाई। सुकुयो के ऐसे बोलने पर यूजुकी सुकुयो को क्यूट कहती है, मिया सुकुयो को इनोसेंट गर्ल कहती है एंड कुरागे को लगता है सुकुयो एक छिछोरी लड़की है एंड कागुरा सुकुयो को आकागामी से शादी करने के लिए कह देती है। इस बात को सुनकर सुकुयो शर्म से लाल लाल हो जाती है, यह कहते हुए कि तुम ये क्या कह रही हो कागुरा। कुरागे इस बात के लिए हाँ कहती है क्योंकि कुरागे को लगता है कि आकागामी उनके फैमिली का एक मेंबर बन चुका है एंड अगर सुकुयो उसे शादी कर लेती है तो आकागामी यहाँ पर हमेशा के लिए रह सकता है। कुरागे की इस बात पर सुकुयो ये पूछते हैं कि क्या तुम्हें आकागामी इतना ज्यादा पसंद है। हमें ये पता चलता है कि कुरागे को आकागामी के हाथ का बना हुआ खाना इतना ज्यादा पसंद है कि वो उस खाने के लिए सुकुयो को भी दांव पर लगा सकती है। इस बात को सुनकर सुकुयो ये बोलने लगती है कि क्या तुम्हें खाने और फैमिली की बीच में फर्क नहीं पता है, तुम तो मुझे रुला दोगी। लगता है खाने का न्यूट्रिशन तुम्हारे दिमाग तक नहीं पहुंच रहा है। कुरागे फिर भी ये कहती है कि तुम्हें आकागामी से शादी कर लेना चाहिए, क्या तुम आकागामी से शादी करोगी। सुकुयो ये बोलते हैं कि तुम मैरिज के बारे में इतनी आसानी से कैसे बात कर सकती हो एंड हाँ, अगर तुम्हें इस प्रॉब्लम को सही में सॉल्व करना है तो तुम क्यों नहीं शादी कर लेती हो आकागामी से। इस बात को सुनकर कुरागे निकल जाती है आकागामी को सीड्यूस करने के लिए, तो कुरागे को यूजुकी एंड सुकुयो रोकने लगती है। यूजुकी सभी को यह बताती है कि आकागामी के खाने में कैलोरीज बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, तो मुझे लगता है कि हम बस ग्रो हो रहे हैं। सुकुयो ऐसे बोलते हैं कि हाँ हम ग्रो हो रहे हैं। मिया भी ऐसे बोलते हैं कि हाँ हम बस बड़े हो रहे हैं। हाँ, ऐसे कौन बोलता है भाई। इन सभी की बातों के बीच में कुरागे ऐसे खड़ी है। यूजुकी सभी को यह कहती है कि मुझे लगता है कि अभी हम वैसे ही है जैसे हमें रहना चाहिए और मुझे यकीन है कि हम समय के साथ ही पहले जैसे हो जाएंगे। एंड इन सभी की बातों के बीच में हम आकागामी को आते हुए देखते हैं। आकागामी आते ही सभी लोगों को थैंक यू कहता है वेट करने के लिए, क्योंकि आज आकागामी ने जापानीज मिठाइयाँ बनाई हैं सभी के लिए। मिठाइयों को देखकर सभी लड़कियों की रिएक्शन कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर कुरागे ये बोल रही थी प्लीज मुझसे शादी करो एंड फिर सभी लड़कियां ही वेट की चिंता छोड़कर मिठाइयाँ खाने लगती है। रात होता है एंड हम कुरागे को देखते हैं डायरी में लिखते हुए। उसने लिखा था कि आज का खाना जो आकागामी ने बनाया था वो बहुत ही ज्यादा मजेदार था एंड कुरागे ये चाहती है कि आकागामी यहाँ पर हमेशा के लिए रहे। साथ ही वो ये भी विश करती है कि काश आकागामी इंतजार करे जब तक मैं एडल्ट नहीं बन जाती हूँ। एंड हम एक टूटते हुए तारे को भी देखते हैं। हम अगली सुबह आकागामी को देखते हैं खाना बनाते हुए, जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा खुश है। उसके पीछे यूजुकी आती है तो वो यूजुकी से पूछता है कि क्या हुआ। यूजुकी ये बताती है कि क्या तुम हमारे खाने में मूली और गाजर मिला सकते हो। आकागामी का रिएक्शन थोड़ी देर के लिए ऐसा होता है, फिर वो कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं मिला सकता हूँ। आकागामी को फिर ये समझ नहीं आता है कि यूजुकी क्यों मूली के पिकल्स मिलाने के
के लिए कह रही है उसे। तभी यूजिकी को अकागामी कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़ते हुए देखता है। यूजिकी के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर अकागामी डर जाता है। वो ये सोचने लगता है कि क्या यूजिकी मुझे मारने का सोच रही है। नहीं, यूजिकी मेरे बारे में ऐसा नहीं सोच सकती है। तभी अकागामी कुल्हाड़ी चलने की आवाज सुनता है, जिसकी वजह से वो डर कर आगे बढ़ता है। तो वो देखता है कि यूजिकी बहुत ही तेजी से कुल्हाड़ी चला रही है। अकागामी को यह लगता है कि मैं गलत नहीं हो सकता हूँ। यूजिकी अपने एक्स के स्किल को बढ़ा रही है ताकि वो मेरे सर को एक बार से ही 2 हिस्सों में बांट सके। अकागामी ये फैसला करता है कि वो यूजिकी के मूड को अच्छा करने के लिए बहुत अच्छा खाना बनाएगा। एंड वो बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट बनाता है, जिसे देखकर सभी लड़कियां ही खुश हो रही थी। हमें ये पता चलता है कि अकागामी ने आज के खाने में यूजिकी की सभी फेवरेट चीजों को बनाया है ताकि वो यूजिकी के मूड को ठीक कर सके। अकागामी यूजिकी को खाना खाते हुए देखता है, बट यूजिकी कोई भी रिएक्शन नहीं देती है। यूजिकी की इस ठंडे रिएक्शन की वजह से अकागामी वहीं पर गिर जाता है। मगर अभी उसके पास एक चांस है, क्योंकि उसने यूजिकी के रिक्वेस्टेड रेड स्पीकर को बनाया है। अकागामी यूजिकी को देखता है। मूली के अचार को खाते हुए यूजिकी मूली के अचार को खा जाती है, मगर उसका रिएक्शन ठंडा होता है, जिसकी वजह से अकागामी का रिएक्शन कुछ ऐसा हो जाता है। अकागामी ये सोचने लगता है कि अब उसकी मौत आ चुकी है, उसके जीने का कोई मतलब ही नहीं है अब। हम फिर अकागामी को ऐसे चलते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो सोच रहा था कि ये लोग कब मुझे बताएंगे कि ये लोग कब मुझे मारने वाले हैं, क्या ये लोग मुझे एक चांस नहीं देंगे। अकागामी फिर यूजिकी को देखता है और उसे समझ नहीं आता है कि यूजिकी क्या कर रही है कि तभी यूजिकी अकागामी के पास आती है, हाँ ऐसे ही बेहोश होकर, जिसकी वजह से अकागामी डर जाता है। हमें यह पता चलता है कि जो एक्सरसाइज अभी यूजिकी कर रही है उसके वजह से उसके पैर अब काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो मदद मांगती है अकागामी से। अकागामी यूजिकी से पूछता है कि तुम लोग मुझे कब मारने वाले हो। इस बात को सुनकर यूजिकी को समझ नहीं आता है कि अकागामी बोल क्या रहा है, इसलिए यूजिकी अकागामी को हाथ बढ़ाने के लिए कहती है। मगर तभी हम किकी को देखते हैं, जो कि यूजिकी से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम बच जाओगी, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। अब मैं जो बोलने वाला हूँ वो तुम्हें हिंदी में तो फील देगा नहीं, तो मैं इंग्लिश में ही बोलता हूँ। किकी यूजिकी के पैरों को अपनी उंगली से एक तरह से सहला रही थी, जिसकी वजह से यूजिकी का हालत खराब हो चुका है। वो कहती है कि प्लीज डोंट डू इट, आई कांट टेक इट एनी मोर। साथ ही यहाँ पर यूजिकी काफी मधुर आवाजें निकालती है, जिसकी वजह से अकागामी का फेस लाल हो चुका है एंड उसे लगता है कि यूजिकी काफी हॉट है। फिर अकागामी अपने फेस पे एक पंच मार के नाक से खून निकाल लेता है। अकागामी को ये पता चलता है कि ये लोग ट्रेनिंग कर रहे थे। किकी ये बताती है कि ये एक ट्रेनिंग है जिसका नाम तेइजू है। इस ट्रेनिंग के अंदर किकी के सामने यूजिकी को 2 घंटे तक एक पर्टिकुलर स्टाइल में बैठना है एंड ये यूजिकी को हर दिन 2 घंटे तक करना है। अकागामी को ये पता चलता है कि एक्स की मदद से यूजिकी लकड़ी काटती है, जो कि इस ट्रेनिंग का पार्ट है। एंड अकागामी को लग रहा था कि यूजिकी उसके 2 हिस्से करने वाली है। इस बात को सुनकर यूजिकी को समझ नहीं आता है कि वो क्यों अकागामी के 2 हिस्से करेगी। हमें ये पता चलता है कि आज सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पर यूजिकी ने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि इस ट्रेनिंग में खाना खाते वक्त बातें करना अलाउड नहीं है। एंड यूजिकी ये ट्रेनिंग इसलिए कर रही है क्योंकि इस ट्रेनिंग की मदद से यूजिकी एक हेड प्रीस्ट बन सकती है। एंड अकागामी को क्योंकि अब पता चल चुका है कि यूजिकी क्यों ऐसी हरकतें कर रही थी, तो उसके नजर में यूजिकी और भी ज्यादा अच्छी हो चुकी है। साथ ही अकागामी ये फैसला करता है कि वो अब और भी ज्यादा मेहनत करेगा सभी को खुश रखने के लिए। किकी अकागामी से पूछती है कि क्या तुम भी ट्रेनिंग करना चाहते हो। अकागामी पूछता है कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। किकी बताती है कि हाँ क्यों नहीं। किकी ये श्योर करती है कि तुम यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो अकागामी, तो तुम मदद करने के लिए ट्रेनिंग कर सकते हो यूजिकी के साथ। अकागामी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। अकागामी और यूजिकी खुश होते हैं एंड इन दोनों को खुश देखकर किकी भी मुस्कुराती है। मगर तभी गेट खोलकर मिया बाहर आती है, क्योंकि उसे भी ट्रेनिंग करनी है। मिया की इस बात को सुनकर अकागामी खुश हो जाता है एंड उसे ये बात करने लगता है कि हम मिलकर ट्रेनिंग करेंगे। अकागामी और मिया को एक साथ खुश देखकर हम यूजिकी को देखते हैं, जो कि अंदर ही अंदर थोड़ी सी ही सही मगर जल रही है। फिर अगले दिन सुकुयो घर पर आती है, जहाँ पर अकागामी एंड मिया उसे ये बताते हैं कि वो अब ट्रेनिंग कर रही है यूजिकी के साथ। सुकुयो ये बताती है कि अच्छी बात है, यानी कि अब तुम तोकुदो के अंदर ट्रेनिंग करने वाले हो, काफी डिफिकल्ट होगा ये। तोकुदो के बारे में अकागामी एंड मिया को कुछ भी नहीं पता है, तो पता करने के लिए ये लोग चले आते हैं किकी के पास। किकी ये बताती है कि हाँ मैंने तुम्हें नहीं बताया कि तोकुदो दरअसल हेड प्रीस्ट बनने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। हेड प्रीस्ट बनने से पहले तुम्हें तोकुदो को कंप्लीट करना पड़ेगा। इस ट्रेनिंग में तुम्हें सूत्रास एंड रिचुअल्स को मास्टर करना पड़ेगा एक मास्टर के अंडर में। इस बात को सुनकर अकागामी पूछता है कि क्या मैं अभी तक प्रीस्ट नहीं हूँ। किकी ये बताती है कि हाँ अभी तुम प्रीस्ट नहीं हो, बल्कि तुम बस टेम्पल में रह रहे हो। इस बात को सुनकर अकागामी का हालत खराब हो जाता है, क्योंकि वो यकीन नहीं कर पा रहा है कि बिना प्रीस्ट होते हुए भी वो लड़कियों के साथ रह पाया है। अकागामी के वियर और ठरके विचार उस पर हावी हो रहे हैं, क्योंकि अब उसे पता है कि वो प्रीस्ट नहीं है, तो वो अब चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अकागामी को शांत होने के लिए मिया कहती है, किकी वे कहती है अकागामी को शांत हो जाने के लिए, वो भी ऐसे। मिया पूछती है कि तुम ये क्यों कर रही हो। किकी ये बताती है कि मैं तो बस अकागामी के सोच पर कंट्रोल करने के लिए ऐसा कर रही हूँ। मिया कुछ भी नहीं बोल पाती है। इसके बाद अकागामी को लगता है कि उसने अब तक ट्रू पीस को पाने के लिए जो भी किया वो सभी बेकार थे। तभी वहाँ पर यूजिकी आकर अकागामी को ये बताती है कि ट्रू पीस या फिर मन की शांति को पाने के लिए अब तक तुमने जो भी किया है वो बेकार नहीं है।
किकी से यूजुकी ये कहती है कि उसने ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया है, मगर जब किकी टेस्ट करती है यूजुकी को तो वो फेल हो जाती है, जिसका वजह से किकी वापस यूजुकी को लकड़ी काटने के लिए भेज देती है एंड यूजुकी हंसते हंसते चली जाती है। यूजुकी को ऐसा जाता देखकर अकागामी को लगता है कि यूजुकी बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव कर रही है, मगर किकी उसे ये बताती है कि यूजुकी अब भी कोई प्रीस्ट नहीं बनी है, वो एक तरह से अकागामी के लेवल पर ही है। हम यूजुकी को फिर लकड़ी काटते हुए देखते हैं। किकी अकागामी को ये बताती है कि यूजुकी बहुत ही तेजी से इम्प्रूव कर रही है। नॉर्मली किकी के स्टूडेंट्स 1 साल लगाते हैं टोकुदो ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के लिए, मगर लगता है कि यूजुकी 6 महीने में ही स्कूल को अटेंड करने के साथ ही ट्रेनिंग को जल्दी ही कंप्लीट कर लेगी। यूजुकी को ऐसा मेहनत करता हुआ देखकर अकागामी यूजुकी के पास जाता है एंड उसे पूछता है कि क्या वो यूजुकी के ट्रेनिंग में मदद करके ज्वाइन कर सकता है। यूजुकी बड़े ही प्यार से कहती है कि क्यों नहीं, मैं तो यही सुनना चाहती थी, क्योंकि अकागामी यूजुकी के बहुत ही करीब है एक तरह से, तो इसीलिए मिया जल रही है। एंड वो अकागामी से कहती है कि तुमने तो कहा था कि हम मिलकर फाइट या फिर ट्रेनिंग करेंगे, तो फिर तुम अब क्यों पलट रहे हो। फिर अकागामी मिया को यह समझाता है कि हम मिलकर काम करेंगे, है ना यूजुकी। एंड यूजुकी हाँ कह देती है, तो ये तीनों टोकुदो के अंदर ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हमें ये पता चलता है कि लकड़ी काटने का रिलेशन कोई भी नहीं है टोकुदो ट्रेनिंग में, ये खुद किकी बताती है। फिर कुरागे ये कहती है कि कोई गेस्ट आया है एंड हम कीजो को यहाँ पर देखते हैं एंड फिर हम सभी लड़कियों के हैरान चेहरों को देखते हैं। हम मगर मिया को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। फिर हम मीटिंग होते हुए देखते हैं कीजो एंड किकी एंड यूजुकी के बीच में। सभी लोग इस मीटिंग को बाहर से देख रहे थे एंड फिर कुरागे ये बताती है कि कीजो फियांसे है यूजुकी का, तो वो पक्का यहाँ पर कुछ एडल्ट चीजें करने आया है। सिंपल भाषा में बोले तो संभोग, इंग्लिश में खुद ही समझ लो। एंड हाँ, कुरागे की इस बात को सुनकर सुकुयो गुस्सा हो रही थी। कुरागे से सुकुयो यह कहती है कि यूजुकी उसके साथ पक्का ऐसा नहीं कर सकती है ना अकागामी। एंड हम अकागामी का ऐसा चेहरा देखते हैं क्योंकि उसे लग रहा था कि जो यहाँ पर अपने एंगेजमेंट के ऑफर के मजे उठाने के लिए आया है यूजुकी के साथ संभोग या फिर कुछ ऐसी ही चीजें करने के लिए। अकागामी के इस बात को सुनकर सुकुयो का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। अब इन लड़कियों में से कोई तो ये कहता है कि जो यहाँ पर स्पेशल ट्रेनिंग करने के लिए आया है यूजुकी के लोअर बॉडी के साथ। लड़कियों की इन बातों के वजह से अकागामी का पारा हाई हो रहा था एंड बाकी लड़कियां एंजॉय कर रही थी इन बातों को कि जो सुकुयो के पास आकर बोलती है कि तुम यूजुकी के फैमिली के मेंबर हो, जिसके वजह से सुकुयो डर जाती है कि जो फिर माफी मांगता है यहाँ पर इस तरह से आने के लिए। हमें यह पता चलता है कि जो यहाँ पर आया है यूजुकी के फैमिली को देखने के लिए, जिस पर यूजुकी बहुत ज्यादा गर्व करती है कि जो ये भी बताता है कि वो यहाँ पर किसी बिजनेस के मोटिव से आया था। साथ ही वो अकागामी को भी बुलाता है थोड़ी देर बात करने के लिए कि जो फिर उसी टूटे हुए स्टैचू को देखकर कहता है कि मैंने जितना सोचा था इसकी हालत तो उससे भी ज्यादा खराब है। इस बात के लिए यूजुकी माफी भी मांगती है, मगर हम किकी के अलग ही रूप को देखते हैं जहाँ पर वो किजो से कह रही थी कि अगर तुम्हें इतना ही बेकार लगता है तो तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते हो। यूजुकी को किकी की इस बदले हुए रूप का मतलब नहीं पता है। साथ ही हम अकागामी को यहाँ पर बैठा हुआ देखते हैं जो की सोच रहा था कि मैं इस मीटिंग में यहाँ पर क्यों बैठा हुआ हूँ। कोजी ये बोलता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो किकी। एंड यूजुकी से कहता है कि तुम अभी तक प्रीस्टहुड में एंटर नहीं हुई हो। कोजी से किकी ये बोलती है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। वैसे भी यूजुकी बहुत ही अच्छी है एंड वो बहुत जल्दी ही मास्टर बन जाएगी। कोजी से किकी ये कहती है कि मैं यूजुकी को 6 महीने के अंदर ही एक प्रीस्ट बना दूंगी, मगर कोजी ये बताता है कि फिर तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा क्योंकि प्रीस्ट तुम्हें 3 महीने के अंदर ही बनना पड़ेगा। किकी को समझ नहीं आता है कि कोजी ऐसा क्यों बोल रहा है। कोजी ये भी बताता है कि अगर तुम 3 महीने के अंदर टोकुदो के ट्रेनिंग को कंप्लीट नहीं कर पाती हो तो हमारे बीच में जो एंगेजमेंट हुआ है वो मैं खत्म कर दूंगा। एंड इस बात को सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, मानो उनके पैरों से जमीन ही निकल गई। टोकुदो ट्रेनिंग का कहकर किकी सभी से सवाल करती है कि बताओ मुझे कि तुमने आज कौन सा अंडरवेयर पहना है। सवाल तो अजीब है, मगर किकी बताती है कि मन की शांति के लिए उसे यह जानना जरूरी है। अकागामी बॉक्सर अंडरवेयर पहनता है, यूजुकी वॉश्ड एंड मिया पहनती है रेड एंड ब्लैक। ऐसा रिएक्शन होता है सभी का ये जानकर। किकी के कहने पर यूजुकी एंड मिया नए कपड़े पहनती है एंड इन दोनों को इन कपड़ों में देखकर अकागामी का ऐसा हाल हो चुका है। फिर इन दिनों की जाजन की ट्रेनिंग होती है जहाँ पर इन तीनों को किकी कहती है मन को शांत करने के लिए। अकागामी ये सोच रहा था कि मैं ऐसी ट्रेनिंग तो चाहता था। सभी लोग ध्यान लगाते हैं, अकागामी ध्यान में विलीन हो रहा है, उसे मन की शांति प्राप्त हो रही है। मगर तभी किकी हिट करती है यूजुकी को, जिसकी वजह से अकागामी देखता है। अकागामी फिर मिया को देखता है एंड किकी हिट करने लगती है दोनों लड़कियों को, जहाँ पर दोनों लड़कियां ही अजीब अजीब आवाजें निकाल रही है, जिसकी वजह से अकागामी का हालत खराब हो जाता है। वो अपने सर को मारता है जमीन में एंड किकी उसे मारती है। अगली ट्रेनिंग है राइटिंग की एंड अकागामी इसमें अच्छा है। किकी भी उसकी तारीफ करती है, साथ ही यूजुकी की मदद करने के लिए कहकर किकी वहाँ से चली जाती है। यूजुकी की राइटिंग उतनी भी अच्छी नहीं थी, इसलिए अकागामी उसके पास आता
है उसकी मदद करने के लिए, मगर अकागामी देखता है कुछ और, जिसकी वजह से अकागामी टेबल में मारता है अपना सर एंड अपनी इस बात को कवर अप करने के लिए अकागामी उड़ता है तो वो इंक को उछाल देता है। मिया टिश्यू लेकर आती है, यह कहते हुए कि मैं साफ कर देती हूँ। वो देखती है अकागामी को ऐसे, और अकागामी ने अंडरवेयर नहीं पहना है, मगर ये जानने के बाद भी मिया तैयार है अकागामी को उस पार्ट को साफ करने के लिए। अब मिया अकागामी के और करीब जाके उससे पहले यूजुकी दोनों को ही पीटने लगती है, खास तौर से अकागामी को। हम तीनों को देखते हैं मार्केट में अकागामी एंड मिया माफी मांग रहे हैं अभी भी यूजुकी से, तो यूजुकी बताती है कि कोई बात नहीं। साथ ही हमें पता चलता है कि इन दोनों ने ही अपने अपने अंडरवेयर खरीद लिए हैं। घर आने पर इन तीनों को ही किकी से पता चलता है कि अब से ये तीनों ही यहाँ पर सोएंगे एक दूसरे के बगल में। कोई भी इस डिसीजन से खुश नहीं है। किकी को यूजुकी सुनाने के लिए बोलती है, मगर वो तो वहाँ से जा चुकी है। अकागामी फैसला करता है कि वो इस तरह से सोएगा। बाहर खड़ी हुई किकी याद कर रही है, जिससे हमें पता चलता है कि किजो ने 3 महीने का वक्त इसलिए दिया है यूजुकी को क्योंकि हायर अप्स का ये डिसीजन है सिर्फ 3 महीने बाद ही इसी टेम्पल में मीटिंग होगी। जाते हुए किजो ये भी कहता है कि प्लीज मेरे एंगेजमेंट के ऑफर को वेस्ट मत होने देना, एंड इसलिए किकी परेशान है। सुबह होती है, हम देखते हैं अकागामी के आंखों को लाल, क्योंकि ये तीनों ही रात भर नहीं सोए हैं। हाँ, मगर इनके बीच कुछ हुआ नहीं है। हम देखते हैं तीनों को अधमरी हालत में, जहाँ पर किकी इन्हें बता रही है ट्रेनिंग के बारे में, बट इन तीनों का ध्यान नहीं है। किकी बताती है कि तुम्हें रिवॉर्ड भी मिलेगा। इस बात को सुनते ही तीनों ही अच्छे हो जाते हैं। हम तीनों को ही एक साथ देखते हैं इस हालत में, एंड यही तो इनका रिवॉर्ड है। नहीं, ये इन तीनों की नई ट्रेनिंग है, जहाँ पर अकागामी का ऐसा हालत हो चुका है। एंड किकी यहाँ से चली जाती है ये कहते हुए कि तुम्हें अपने भावनाओं को कंट्रोल करना है। यूजुकी अकागामी को समझाती है कि उन्हें कैसे भी करके 3 महीने के अंदर ही तोकुदो की ट्रेनिंग को कंप्लीट करना है, तो वो कर सकते हैं। अकागामी ये बोलकर कि हाँ हम कर सकते हैं पीछे मुड़ता है, तो वो देखता है दोनों को ऐसे। एंड अकागामी का हालत खराब है। हम तीनों को बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर अकागामी अपने मन में दोनों लड़कियों को ऐसे इमेजिन कर रहा है, एंड वो अपनी मन के भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अकागामी अपना सर पोंछ कर हाथ नीचे रखता है, तो उसका हाथ पड़ता है यूजुकी के हाथ में, जिसका वजह से ये दोनों ही हटते हैं एक झटके में। अकागामी यूजुकी से माफी मांग रहा है, तो दूसरी तरफ उसका कंधा पहाड़ों के बीच में फंसा हुआ है, जिसका वजह से फिर से उसे झटका लगता है। अकागामी माफी मांगता है, तो मिया बताती है कि मैं ठीक हूँ, और क्या तुम लाइट को बंद कर सकते हो। इसे अकागामी को लगता है कि ये ठीक तो नहीं हो सकती है। शर्म के वजह से यूजुकी मुंह घुमा लेती है, मगर क्योंकि ये दोनों ही यूजुकी के ट्रेनिंग को बेकार नहीं जाने दे सकते हैं, इसलिए ये बातें करने का फैसला करते हैं एक दूसरे से। अकागामी एंड यूजुकी बात करने लगते हैं अपने ट्रेनिंग के बारे में, तो मिया बताती है कि उसने कल रात को अकागामी के गर्दन को ऊंचा या फिर उठा हुआ देखा था, मगर अकागामी बताता है कि वो नॉर्मल है, और पता नहीं क्यों यूजुकी शर्मा रही है इस बात से। मिया को एहसास होता है कि उसने कुछ गलत बोल दिया है, इसलिए वो अकागामी से पूछती है कि तुम्हारा रात कैसा था कल। अकागामी बताता है कि उसका पूरा रात तक खरा था। क्या कह रहा? हाँ, मतलब यही है एक तरह से। बात को सुनने के बाद मिया भी कहती है कि तुम्हारा मसल कितना अच्छा है अकागामी। एंड दोनों को एहसास होता है कि उन दोनों ने ही कुछ अजीब बोल दिया है। हम यूजुकी का लाल फेस देखते हैं, जहाँ पर अकागामी का हालत खराब हो रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि उसकी वजह से यूजुकी की ट्रेनिंग बर्बाद हो जाएगी। मगर यूजुकी ये बताती है कि उसे पता चल चुका है कि क्यों किकी ने इन तीनों को यहाँ पर रखा है। दरअसल ये माक्यो नाम के ट्रेनिंग का एक हिस्सा है, जहाँ पर मॉन्क प्रैक्टिस करते हैं अपने मन के अशुद्ध विचारों को कंट्रोल करने के लिए। इस ट्रेनिंग में मॉन्क भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वह शुरू से सिंगल है, तो प्लीज उसे कोई लड़की दे दे। मगर उन्हें पता है कि ये इच्छा पूरी नहीं होगी, इसलिए वो पानी में डूबकर प्रैक्टिस करते हैं अपने दिमाग को शांत करने की। इन बातों को सुनने के बाद मिया यूजुकी से कहती है कि वो अपने रियल सेल्फ को दिखाए, यानी कि वो खुद को रिवील करे। मिया कहने लगती है कि कमॉन कमॉन तुम ये कर सकती हो यूजुकी। इन बातों को अकागामी कान लगाकर सुन रहा है, बट यूजुकी हमें ये बताती है कि वो किसी को भी ये नहीं बता सकती है कि उसने होटल में क्या देखा था, और उसके बाद अभी तक उसके मन में क्या चल रहा है। इसलिए वो मिया को बताती है कि मेरे मन में कुछ भी नहीं चल रहा है। इस बात को सुनते ही मिया ने अकागामी यूजुकी को ये कहते हैं कि उसे इस बात को किकी को बताना चाहिए। साथ ही हमें पता चलता है कि यूजुकी अच्छा फील नहीं करती है जब अकागामी एंड मिया क्लोज होते हैं। ये तीनों ही रिपोर्ट करते हैं किकी को, जहाँ पर किकी इन सभी को ये बताती है कि सबसे बड़ा ठरकी वही होता है जो कि अपने ठरकपन को सबसे छुपा कर रखता है। इस बात को सुनते ही मिया ने अकागामी देखते हैं यूजुकी को। यूजुकी चिल्लाती है कि वो ठरकी नहीं है। इस फोटो के बाद फिर तीनों खाना खाते हैं, जहाँ पर किकी इन सभी को कहती है कि शाम के लिए आज तुम्हारी ट्रेनिंग नहीं होगी। तीनों ही इस बात के लिए किकी से नहीं मानते हैं, मगर किकी ये बोलकर चली जाती है कि फेम एंड फॉर्च्यून को साइड में रखो। यूजुकी हमें इसका मतलब समझाती है कि कुछ पाने की या फिर कुछ खोने की उम्मीद न रखते हुए हमें हमारा काम करते रहना चाहिए। अकागामी फिर चल रहा है, वो बहुत ही उदास है क्योंकि आज क्रिसमस है। यूजुकी पूछते है कि क्या तुम्हें क्रिसमस पसंद नहीं है, तो अकागामी हमें बताता है कि आज के दिन उसके डैडी जी अपने लवर्स में अपना टाइम बांटते हैं। अकागामी के डैडी जी इस दिन पर खास तौर से गड्ढे खोदने का काम करते हैं, जिसकी आवाज सुनकर
अकागामी बिस्तर में हर साल ही डर रहा होता है। अकागामी की इस दुख भरी कहानी को सुनकर युजुकी अकागामी को क्रिसमस के दिन खुद के साथ बाहर घूमने का ऑफर करती है। अकागामी मान जाता है। क्रिसमस के दिन हम देखते हैं युजुकी और अकागामी को बाजार में, क्योंकि आज ये लोग प्रेजेंट खरीदने के लिए आए हैं, क्योंकि टेम्पल में आज एक पार्टी है जहाँ पर ये सभी प्रेजेंट एक्सचेंज करेंगे। सुंदर युजुकी को देखकर अकागामी का हालत खराब हो रहा है, क्योंकि उसके मन में ये चल रहा है कि वो आज युजुकी के साथ घूमने के लिए आया है, वो भी क्रिसमस के दिन पर, जिसका मतलब है कि वो लोग डेट पे हैं। एक तरह से अकागामी खुद को समझाता है कि वो आज क्रिसमस पे आया है, ना कि कोई डेट पर। वो खुद को शांत करने की कोशिश करता है, मगर वो काफी ज्यादा गुस्सा है क्रिसमस पर। बट युजुकी के बुलाने पर ही अकागामी का माइंड अच्छा हो जाता है। वो युजुकी के पीछे कुत्तों के जैसे पड़ जाता है, हाँ हाँ कहते हुए। बहुत देर तक ऐसा करने के बाद अकागामी अपने सर को दीवार में मारता है, ये कहते हुए कि ये बहुत ही ज्यादा फन हो चुका है। अकागामी से युजुकी ये पूछती है कि क्या तुमने प्रेजेंट खरीद लिया। अकागामी बताता है कि नहीं, एंड इसीलिए युजुकी अकागामी को एक नए उसके पहचान के शॉप पे लेके आती है। शॉप में आने के बाद अकागामी एक बीट्स को देखता है। हमें फिर पता चलता है कि बीट्स दो तरह के होते हैं, एक फॉर्मल दूसरा इनफॉर्मल, मगर ये महंगे होने की वजह से युजुकी अभी नहीं मगर बाद में खरीदना चाहती है। अकागामी युजुकी को देख रहा है, फिर कोई ये कहती है कि बाद में क्यों खरीदना जब तुम अभी खरीद सकते हो। वेल, इस लड़की का नाम मारी है। मारी फिर इन दोनों को ही वेडिंग से रिलेटेड, कपल से रिलेटेड बीट्स दिखाने लगती है। एंड इसलिए युजुकी पूछती है कि तुम हमें ऐसे बीट्स क्यों दिखा रही हो। मारी बताती है क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम दोनों कपल्स हो, इसलिए भी क्योंकि ये दोनों ही क्रिसमस के टाइम पे एक साथ बाहर घूमने के लिए निकले हैं, जो कि एक डेट के जैसा लगता है। एंड इस बात का एहसास होते ही अकागामी का हालत ऐसा है एंड युजुकी बहुत ही ज्यादा शर्मा रही है। इस बात को संभालते हुए अकागामी मारी से कहता है कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। मारी बताती है कि सही में क्या, मगर युजुकी तो आज शर्मा रही है। उसने नए कपड़े भी पहने हैं एंड साथ ही उसने मेकअप लगाया है, जो कि वो नॉर्मली नहीं लगाती है। इसका मतलब है युजुकी के मन में कुछ तो है। मारी को चुप कराने के लिए युजुकी एक सामान को खरीद लेती है। साथ ही हम अकागामी को एक बीट्स को देखते हुए देखते हैं। घर जाते वक्त अकागामी ये फील करता है कि युजुकी उसे अच्छा फील कराने की कोशिश कर रही है। घर के अंदर बाकी लड़कियां बात कर रही है, जहाँ पर सुकुयो एंड कुरागे ये बताती है कि मिया चेंज हो चुकी है। मिया बताती है कि ये उसके ट्रेनिंग की वजह से हुआ है, मगर सच्चाई तो यह है कि मिया और भी ज्यादा हॉट हो चुकी है। सुकुयो एंड कुरागे मिया को इस बात के लिए सुनाने लगते हैं कि वो शायद से अकागामी के साथ कुछ करना चाहती है। बात को खत्म करते हुए सुकुयो कहती है कि हम तो बस मजाक कर रहे थे, मगर यहीं पर मिया ये बता देती है कि उसने नए कपड़े इसलिए पहने हैं क्योंकि वो चाहती है अकागामी उसके माउंटेन्स को देखे। फिर कुरागे सुकुयो को ठरकी कहती है और वो युजुकी को छुपी हुई ठरकी कहती है। फिर यहाँ पर ये सभी लड़कियां ये मानती है कि अकागामी के आने की वजह से ये सभी चेंज हो चुकी है। पहले ये सभी अकागामी को इस टेम्पल से बाहर भगाने की सोचती रहती थी, मगर अब नहीं। कागुरा वहाँ से बाहर जाती है एंड फिर वो कहती है कि अकागामी सही में एक इंटरेस्टिंग पर्सन है एंड शायद से कागुरा अकागामी के साथ कुछ तो सही नहीं करने वाली है। फिर इनकी क्रिसमस पार्टी शुरू होती है एंड अकागामी ने फैसला किया होता है कि वो सभी को दिखाएगा अपनी स्पेशलिटी एंड उसके बाद वो गिफ्ट देगा युजुकी को। अकागामी सभी को बुलाता है क्योंकि उसने आज डिनर में मीट बनाया है एंड मीट को देखकर सभी खुश है। कुरागे अकागामी को शादी का प्रपोजल तक दे देती है। अकागामी भी मान जाता है, हाँ मगर तभी जब कुरागे बड़ी होगी। इस बात को सुनकर युजुकी एंड कुरागे का हालत खराब हो रहा है। सभी लोग बड़े ही मजे से अपना डिनर एंजॉय करते हैं। अकागामी ने डिसाइड कर लिया था कि वो अब युजुकी को अपना प्रेजेंट देगा, मगर तभी उसे ये पता चलता है कि प्रेजेंट सही में एक्सचेंज किया जाएगा, वो भी इस तरीके से जिसका वजह से अकागामी का हालत खराब हो रहा है। अब अकागामी ऐसे तो प्रेजेंट दे नहीं सकता है, इसीलिए हम देखते हैं मिया को, जो कि प्रेजेंट के तौर पे खुद ही बनी हुई है क्योंकि उसके पास प्रेजेंट नहीं है। सुकुयो के कहने पर मिया वहाँ से हटती है, जाकर बैठ जाता है अकागामी, क्योंकि वो सभी को बताता है कि वो अपना ऑर्गन सभी को प्रेजेंट के तौर पे देगा। अब क्योंकि मिया ने अकागामी के पास कोई भी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए सुकुयो देती है मिया को यह लेटर, जहाँ पर लिखा है कि पूरे 1 साल के लिए जो भी अकागामी कहेगा वो करेगी। फिर सभी लोग ही रोप को पकड़े हुए हैं एंड गिफ्ट एक्सचेंज होता है। सभी लोगों को मिलता है उनका प्रेजेंट एंड सुकुयो को मिलती है युजुकी का प्रेजेंट, जो कि क्या है ये मैं नहीं कह सकता हूँ। उस प्रेजेंट को चालू करते ही सुकुयो को पता चल जाती है कि ये क्या है, जिसके वजह से वो सुनाने लगती है युजुकी को, मगर युजुकी तो अपने गिफ्ट को खोलने में लगी है। युजुकी को मिलती है कुरागे का गिफ्ट, मगर कुरागे तो चाहती थी कि ये गिफ्ट अकागामी को मिले एंड अकागामी, मिया और कागुरा को उनका गिफ्ट उन्हीं को मिला है एंड इसीलिए ये गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं आपस में। अकागामी को कागुरा देती है एक सीडी जिसमें है मिया के बहुत ही अच्छे पिक्स
एंड इस पिक्स के बारे में जानने के बाद मिया कागुरा के साथ ऐसा करने लगती है एंड यूजुकी को लगता है कि आकागामी सीडी को नहीं खोलेगा, मगर आकागामी का तो हालत ऐसा है। यूजुकी आकागामी से वो सीडी मांगती है। पहली बार में तो आकागामी नहीं देता है, मगर यूजुकी के गुस्सैल फेस को देखकर वो दे देता है। कागुरा बताती है कि वो सीडी गलत है एंड उसका रियल प्रेजेंट तो हॉट स्प्रिंग का टिकट है, वो भी सभी के लिए। सभी लोग काफी ज्यादा खुश है। इसके बाद हम देखते हैं यूजुकी एंड आकागामी को डेजर्ट चढ़ाते हुए स्टैचू को। फिर आकागामी थैंक यू कहता है यूजुकी को, क्योंकि उसके वजह से ही आज का दिन आकागामी का अच्छा हुआ है। आकागामी को लगता है कि क्रिसमस हमेशा इस टेम्पल में बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है, मगर यूजुकी बताती है कि नहीं, क्योंकि यूजुकी के मॉम एंड डैड जाने के बाद इस टेम्पल में कोई भी स्माइल नहीं कर रहा था, मगर आकागामी के आने के बाद ये सभी लोग ही अच्छे से रह रहे हैं। आकागामी को यूजुकी बड़े ही प्यार से थैंक यू कहती है। फिर आकागामी ये सोचकर कि ये उसका गोल्डन चांस है गिफ्ट देने का, वो गिफ्ट को निकालता है। तो इसी टाइम पे यूजुकी भी गिफ्ट निकालती है आकागामी को देने के लिए। फिर ये दोनों ही अपना अपना गिफ्ट खोलते हैं तो इन दोनों को पता चलता है कि ये तो बिट्स हैं, यानी कि ये दोनों ही अलग अलग टाइम पे मारी के दुकान में गए थे। फिर ये दोनों बिट्स एक्सचेंज करते हैं एंड तभी इन दोनों को ये ख्याल आता है कि मारी ने कहा था कि बिट्स तो रिंग के जगह पर शादियों में एक्सचेंज किया जाता है। इस बात का पता चलते ही दोनों ही शर्मा रहे हैं, दोनों के हाथ कांप रहे हैं। ये दोनों कुछ और कहे कि इससे पहले ही किकी दरवाजा खोलकर बाहर आती है, जिसका वजह से ये दोनों ही डर जाते हैं। क्योंकि इन सभी को तोकुतो के मीटिंग के बारे में बताते हैं, जो कि यहीं पर होने वाला है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे बिट्स आएंगे एंड इनकी टेम्पल की हालत तो इन सभी को पता ही है, इसीलिए ये दोनों ही घबरा जाते हैं। सभी लोगों को हम देखते हैं हॉट स्प्रिंग के होटल में, सभी खुश है मगर आकागामी एंड यूजुकी को छोड़कर, क्योंकि इन दोनों को ही कहती है कि हम कुछ ना कुछ उपाय लगा लेंगे, तो आज की शाम को रात को तुम अच्छे से एंजॉय करो। कागुरा इन्हें बताती है कि यहाँ पर सब कुछ फ्री है। साथ ही हम टिकट में देखते हैं जहाँ पर लिखा है यहाँ पर बाथ फैमिली बाथ है, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों ही जा सकते हैं। कागुरा के पैरों में एम्प्लॉइज गिरते हैं। हम देखते हैं मैनेजर का रोता हुआ चेहरा। आकागामी फिर सभी से अपना रास्ता बदल लेता है, क्योंकि मैनेजर उसे ये बोर्ड दिखाता है एंड साथ ही देता है आकागामी को एक जूस पीने के लिए। आकागामी जूस पीकर आगे बढ़ने लगता है। हमें पता चलता है कि वो जूस तो दरअसल असल में वाइग्रा है, जो कि काम करेगा 3 दिनों के लिए। दूसरी तरफ मिया एंड सुकियो यूजुकी से दिखाने के लिए कहती है, वो कहती है कि प्लीज हमें एक बार दिखा दो, हम एक ही बार देखेंगे। यूजुकी भी बोलती है कि ठीक है, बस एक ही बार। हाँ, एंड फिर यूजुकी दिखाती है बाइसेप्स। के बाइसेप्स को देखकर सभी लड़कियां बहुत ही ज्यादा खुश है एंड सुकियो ये चाहती है कि उसके भी ऐसे ही बाइसेप्स हों। एक तरफ लड़कियां ये सब कर रही हैं, तो दूसरी तरफ आकागामी चलता हुआ आ जाता है हॉट स्प्रिंग में। सभी लड़कियों के पास मिया आती है, जो कि नए लुक में है एंड वो बहुत ही अच्छी लग रही है, ऐसा मिया को यूजुकी एंड सुकियो कहती है। मिया भी बताती है कि तुम्हारी बॉडी भी आकागामी को बहुत ही पसंद आएगी। यूजुकी थैंक यू कहती है। सुकियो बताते हैं कि हम कितने भी अच्छे हो जाए, मगर हम उससे तो कम ही है। हम फिर देखते हैं किकी को, जो कि सही में इनसे तो आगे ही है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे दृश्य आते हैं जिन्हें मैं तुम्हें चाह कर भी नहीं दिखा सकता हूँ, तो जाकर ओरिजिनल एपिसोड देखो। इस एनिमे का नाम है तेनपुरु, जो कि तुम्हें टेलीग्राम नहीं तो क्रोम पर मिल जाएगा। फिर इसके बाद सभी लड़कियां ही बात ले रही है, जहाँ पर ये लोग बात करते हैं कि कागुरा क्यों नहीं यहाँ पर आई है। हमें पता चलता है कि कागुरा ड्रेसअप होने में एंड ड्रेस निकालने में टाइम लगाती है। साथ ही हमें पता चलता है कि कागुरा शुरू से ही मिया के साथ है, वो मिया की बहुत ही ज्यादा केयर करती है एंड इसीलिए वो इस टेम्पल में आई है। अब ये तीनों लड़कियां यहाँ पर ये सब बातें कर रही हैं, तो हम देखते हैं आकागामी को, जो कि इनके पीछे ही है। आकागामी इस तरह से छुपा हुआ है इसलिए क्योंकि आकागामी ने जिस तरह से ट्री को उठाया है, उसका भी कुछ उठा हुआ है। आकागामी सोचता है कि इन सभी को पता चले बिना ही मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। वो पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि कागुरा उसे देख रही है। कागुरा हंसती है, आकागामी का ऐसा हाल हो जाता है। फिर कागुरा वहाँ से चली ही जाती है। कागुरा ने कुछ भी लड़कियों को नहीं बताया, इसलिए आकागामी मानता है कि कागुरा तो एक एंजल है, इसीलिए आकागामी वहाँ से जाने लगता है। मगर तभी कागुरा सभी लड़कियों से पूछती है कि तुम क्या करोगे अगर तुम्हें पता चले कि आकागामी तुम्हें छुपकर देख रहा है। आकागामी की हालत खराब। मिया कहती है कि मैं उसे छुपकर देखूंगी एंड दोनों लड़कियां कहती हैं कि हम उस पर गुस्सा होंगे। कागुरा यही नहीं रुकती है, वो कहती है कि ऐसा करना तो क्राइम है, ये तो कैरेक्टरलेस की बात है एंड इसलिए मुझे लगता है कि हमें उसे टेम्पल से निकाल फेंकना चाहिए। आकागामी को भी लगता है कि उसे चले जाना चाहिए टेम्पल से, मगर सभी लड़कियां बताती है कि आकागामी अगर ऐसा करता है तो उसके पीछे पक्का कोई ना कोई रीजन है, हम उस रीजन को जानना चाहेंगे उससे बात करके। इस बात को सुनकर आकागामी रोते हुए कहता है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, मुझे सभी लड़कियों को बताना ही पड़ेगा कि मैं यहाँ पर हूँ एंड इसीलिए आकागामी जाने लगता है लड़कियों के पास। दूसरी तरफ कागुरा सभी लड़कियों से बातें करते हुए सोप को उठाती है, वो सोप को फेंकती है आकागामी की तरफ।
जिससे अकागामी का टावल खुल जाता है। अकागामी चिल्लाता है एंड बाकी लड़कियां देखती हैं उसके तरफ। अकागामी को खरा हुआ एंड उसका खरा हुआ भी। इसके वजह से लड़कियां चिल्लाती है, अकागामी भी चिल्लाता है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि वो किस हालत में है। फिर हम देखते हैं अकागामी को बैठा हुआ, सभी लड़कियां उससे ये पूछताछ कर रही है कि तुम वहाँ पर किस वजह से थे। अकागामी से ये पता चलने के बाद कि वो वहाँ पर गलती से था, इसीलिए सभी लड़कियां शांत हो जाती है। साथ ही किकी भी मनाती है सभी लड़कियों को कि उसने अपनी गलती मान ली है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। एंड फिर हम सभी लड़कियों का ऐसा रिएक्शन देखते हैं जो कि क्यों है वो तो हमें पता ही है। सभी लड़कियां वहां से जाने लगती है, मगर क्योंकि प्लान फेल हो चुका है कागुरा को, तो वो यहीं पर रहेगी एंड साथ ही रहने का फैसला करती है मिया भी। अकागामी बोलता है कि मैं चलता हूँ, मगर उसे कागुरा बताती है कि तुम्हें जाकर नहाना चाहिए। अकागामी मना करता है तो कागुरा अकागामी के पास आती है, उसे बताती है कि तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हारा नीचे का खरा है, तो तुम्हें जाकर नहा लेना चाहिए। इस बात को सुनते ही अकागामी होता है बाथटब में। अकागामी अपने खरे टावर को देखकर ये कहता है कि मैं ऐसे कैसे शांत करूँ। कोई कहती है कि मैं मदद कर दूँ। अकागामी बोलता है कि हाँ प्लीज। अकागामी मुड़ के देखता है कि ये किसने बोला। उसे पता चलता है कि ये तो बोला है कागुरा ने, जिसकी वजह से अकागामी खड़ा होता है घबरा कर। कागुरा से अकागामी पूछता है कि कागुरा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। कागुरा फिर दौड़ के आती है, अकागामी के कानों में फूंकती है, जिसकी वजह से अकागामी शांत हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। एंड फिर कागुरा अकागामी के साथ कुछ अश्लील हरकतें करने लगती है, जिसको मैं तुम्हें दिखा तो नहीं सकता हूँ। एंड हाँ, इसके बाद अकागामी अपने औजार को पंच करता है एंड फर्श पे लेट जाता है। एंड कागुरा अकागामी को बताती है कि उसके वजह से ही अकागामी को ड्रिंक मिला था। कागुरा का मेन प्लान है अकागामी को इस टेम्पल से बाहर निकाल देना, क्योंकि वो मिया को एक एरोटिक क्वीन बनाना चाहती है, जिसके पास कम से कम 100 बॉयफ्रेंड्स तो हो ही। कागुरा फिर बोलने लगती है तो अकागामी उसे टोक रहा था, जिसकी वजह से कागुरा अकागामी के सर पे अपना पैर रखती है। फिर इन दोनों के बीच में थोड़ी देर के लिए बात चलती है, तो हम देखते हैं मिया को बाहर से इन दोनों को देखते हुए, जिसकी वजह से मिया की हालत खराब हो रही है। एंड मिया सोचती है इन्वॉल्व होने के लिए अकागामी के साथ, मगर तभी कागुरा उसके पीछे आती है एंड हिप्नोटाइज करके मिया को सुला देती है। साथ ही कागुरा सुला देती है अकागामी को भी। अकागामी अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को देखता है चेयर में बंधा हुआ, जहाँ पर कागुरा बता रही है कि वो ब्लैडविन फैमिली से है। हमारे साथ ही अकागामी को भी ये पता चलता है कि कागुरा का मेन मोटिव है मिया को एरोटिक क्वीन बनाना, क्योंकि उसकी फैमिली हमेशा से ही क्रिस्टोफर फैमिली की नीचे काम करती है, ये बिल्कुल एक पालतू कुत्ते के जैसे। इन बातों को सुनने के बाद अकागामी कागुरा से ये कहता है कि तुम क्यों हमारी मदद नहीं करती हो उस फैमिली के इस सोच को बदलने के लिए। और कागुरा अकागामी से पूछती है कि जब तुम्हारा कर्जा माफ हो जाएगा फिर तुम क्या करोगे। तो अकागामी को समझ नहीं आता है कि वो क्या करेगा। साथ ही कागुरा उसे ये भी पूछती है कि तुम इसी टेम्पल में क्यों आए। अकागामी बताता है कि क्योंकि उसे अपने फैमिली के नाम एंड वर्ल्डली डिजायर को कंट्रोल करना था। कागुरा बताती है कि मतलब कि तुम भगोरे हो, तुम भाग रहे हो बिल्कुल मिया के जैसे ही अपनी फैमिली से, मगर मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे सारे कर्जों को चुका दूंगी, इस टेम्पल की उस टूटी हुई स्टैचू को भी मैं ठीक करवा दूंगी, तुम्हें बस इस टेम्पल को छोड़ के जाना है। कागुरा वहाँ से चली जाती है कहते हुए कि मैं इस बात को जरा अच्छे से सोचो। अकागामी फिर रूम के अंदर अकेला सोच रहा है। हम फिर अकागामी को देखते हैं जो कि उठा है एंड शायद से उसका शांत है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश है। उसके पास आती है युजुकी एंड अकागामी को खुश देखकर उसे ये बताकर चली जाती है कि वो एंड किकी आज घर पर नहीं रहेंगे, आज घर पर रहेंगे मिया एंड कागुरा। इस न्यूज के बाद अकागामी का हालत ऐसा हो जाता है। अकागामी बैठा है मिया के साथ एंड मिया ये बताती है कि और कागुरा काम कर रही है कंप्यूटर पे। कागुरा का नाम सुनते ही अकागामी का हालत खराब हो जाता है एंड इस बात का पता चल जाता है मिया को, इसीलिए मिया काफी देर तक कागुरा का नाम लेती है। अकागामी को कागुरा के रूम में मिया ले आती है, क्योंकि उसे लगता है कि अकागामी एंड कागुरा के बीच में कुछ चल रहा है। साथ ही क्योंकि अकागामी कागुरा के नाम से ही डरता है, इसीलिए मिया यह फैसला करती है कि वो अकागामी को ठीक करेगी एंड इसलिए वो सवाल करती है कागुरा से कि तुम्हें अकागामी कैसा लगता है। कागुरा बताती है कि अकागामी वंडरफुल पर्सन है। इस बात को सुनकर दोनों ही खुश हो जाते हैं। मिया अकागामी एंड कागुरा को एक रूम में बंद कर देती है, एक दूसरे को अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि अकागामी एंड मिया इस प्रोसीजर को पहले ही कर चुके हैं। अब क्योंकि ये दोनों एक रूम में है, इसलिए अकागामी डर रहा है एंड कागुरा अपने कपड़ों को ऐसे करती है क्योंकि वो सभी को ये बताएगी अकागामी ने उसके साथ गलत करने की कोशिश की है, इसीलिए सभी लोग अकागामी को बाहर निकाल देंगे टेम्पल से। इस बात को सुनते ही अकागामी का फेस लाल है एंड वो डर चुका है, मगर कागुरा ये भी फील करती है कि अकागामी इस प्लान के बारे में मिया को बताकर उसे प्रॉब्लम में डाल सकता है। पर अकागामी बताता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त बनाना चाहता है। कागुरा फिर दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाती है, क्योंकि उसे ये ख्याल आता है कि अगर वो युजुकी एंड अकागामी के रिलेशन को खराब कर दे तो मिया अकागामी के पास आ जाएगी एंड यही तो वो चाहती है। रात का समय है, हम देखते हैं अकागामी एंड सुकियो को एक दूसरे के पास, क्योंकि अकागामी कुछ करना चाहता है सुकियो के साथ। सुकियो भी मान जाती है। फिर ये दोनों कुछ करते हैं जो कि असल में सपना होता है सुकियो का एंड असल में उसने तो कुरागे को किस करने की कोशिश की थी, क्योंकि कुरागे को इस बात का पता चल चुका है, इसीलिए
सुकियो ऑफर करती है कुरागे को चॉकलेट मुंह बंद करने के लिए। किचन में सुकियो है जिसके पास अकागामी आता है। अकागामी को देखकर सुकियो कुछ सोच रही थी कि तभी अकागामी के पास मिया आती है। इन दोनों को इतना क्लोज देखकर सुकियो ये सोचती है कि ये दोनों इतना क्लोज कब आ गए। सुकियो ये सोच रही थी कि उसके पास आ जाती है कुरागे एंड इसका वजह से सुकियो डर जाती है। उसका रिएक्शन ऐसा होता है। फिर कुरागे के कैमरा में सुकियो ये देखती है। अब इन नजारों को थोड़ी देर तक देखने के बाद सुकियो ऐसा हो जाती है। साथ ही उसे ये पता चलता है कि ये दोनों और कोई नहीं बल्कि अकागामी एंड मिया ही थे। सुकियो ये सोचने लगती है कि मिया तो पहले अकागामी को हेट करती थी, मगर तभी मिया अकागामी के शरीर पे अपना हाथ रखती है एंड वो बताती है कि वो थोड़ा सा फिसल गई थी, साथ ही वो ऑन भी हो चुकी है। इस बात को सुनते ही सुकियो को ये लगता है कि मिया अकागामी से लव करती है। फिर कागुरा एंड सुकियो मिया को पूछताछ करने के लिए एक रूम में ले आते हैं। मिया को समझ नहीं आता है कि यहाँ क्या चल रहा है। सुकियो उसे ये बताती है कि टेम्पल का डिसिप्लिन भंग हो चुका है एंड हमें लगता है कि उसकी वजह तुम हो। इस बात को सुनते ही मिया गुस्सा हो जाती है एंड सभी सवाल के जवाब देने के लिए वो मान जाती है। सुकियो पूछती है कि क्या तुम अकागामी से प्यार करती हो। हम कुरागे का फेस देखते हैं, मगर मिया बताती है कि नहीं। फिर कुरागे का ऐसा रिएक्शन होता है। सुकियो को मिया ये क्लियर करती है कि वो अकागामी के ट्रेनिंग पार्टनर है, इसलिए वो एंड अकागामी क्लोज हैं। साथ ही मिया ये भी बताती है कि उसे अकागामी बहुत ही ज्यादा हैंडसम लगता है। वो जापान में आई थी अपने भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए, मगर जब जब वो अकागामी के पास होती है वो अपने भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाती है एंड इसलिए वो चाहती है कि वो अकागामी के साथ पूरी जीवन तक रहे। इस बात को सुनते ही कागुरा मिया को बांधने लगती है एंड साथ इंट्रोगेशन फिर से आगे बढ़ती है। सुकियो अपने मन में ये सोच रही थी कि मिया अकागामी से प्यार करती है, मगर सुकियो को ये लगता है कि अकागामी उससे प्यार करता है एंड वो भी अकागामी से कहीं ना कहीं प्यार करती है। और हाँ, इस बीच मिया को कागुरा ने इस तरह से बांधा है। सुकियो को कागुरा ये बताती है कि उसने महसूस किया है कि मिया एंड अकागामी को क्लोज आता देखकर सुकियो सैड फील कर रही थी। इस बात को सुनते ही सुकियो गुस्सा होकर बताती है कि नहीं, मेरे मन में कोई भी फीलिंग्स नहीं है अकागामी के लिए। एंड तभी अकागामी वहाँ आ जाता है। ये कहते हुए कि क्या किसने मेरा नाम लिया एंड सुकियो डर जाती है। साथ ही अकागामी देख लेता है मिया को इस तरह से जिससे उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो सुकियो से पूछता है कि क्या चल रहा है यहाँ पर, मगर सुकियो अपना फेस छुपाई हुई है क्योंकि उसका फेस रेड है एंड वो अकागामी को खुद की तरफ ना देखने के लिए कहती है। अकागामी ये कहता है कि तुमने ऐसा क्या कर दिया है कि जिसकी वजह से तुम अपना फेस छुपा रही हो। अकागामी को कागुरा हंसते हुए पूछते हैं कि अकागामी क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगे। अकागामी भी बोलता है हाँ, बट वो साथ ही खुद को पंच भी करता है एंड यहीं पर सुकियो ये सोच रही है कि वो उस वीडियो के बारे में अकागामी से पूछेगी। अकागामी को एविडेंस दिखाने के लिए कहती है सुकियो, मगर कागुरा देखती है कि उसका कैमरा तो यहाँ है ही नहीं, क्योंकि कैमरा है कुरागे के पास। कुरागे को कैमरा में वो वीडियो ना देखने के लिए कहती है सुकियो, बट कुरागे देख लेती है। वीडियो देखने के बाद कुरागे ये कहती है कि तो बहुत ही मजेदार गेम लगता है। अकागामी भी बोलता है कि अच्छा तुमने रिकॉर्ड किया है हमारे स्टोरेज टाइम को। सुकियो को ये पता चल जाता है कि ये तो गेम था ना कि वो जो कि वो सोच रही है, मगर ये बात उसने बोल दिया है इसीलिए। कुरागे ये पूछती है कि तुम क्या सोच रही थी। सुकियो उसे चुप रहने के लिए कहती है क्योंकि वो अब उसे स्ट्रॉबेरी देगी। अकागामी किचन में ये सोच रहा है कि न्यू ईयर की वजह से उसके पास पैसे नहीं है एंड साथ ही उसे अब इस टेम्पल को ठीक भी करना है, उसे स्टैचू को भी ठीक करना है, इसलिए वो अब खाने पे कम खर्चा करेगा। ये सोचकर अकागामी चावल को देखता है तो चावल तो है ही नहीं। इसके वजह से अकागामी चिल्लाता है। रूम में आती है मिया। मिया आते हुए अकागामी को यह कहती है कि उसे लगा कि कोई लड़की चिल्ला रही है। अकागामी मिया को बताता है कि चावल खत्म हो गए हैं, बट मिया कहती है कि ये तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, हम चावल ले सकते हैं। अकागामी भी सोचता है कि बात तो सही बोल रही है, बट अकागामी बताता है कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो मिया उसे बताती है कि हम राइस ले सकते हैं एक जापानीज ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग से। एंड तभी वहाँ पर यूजुकी भी आ जाती है। ये कहते हुए कि मैंने एक लड़की की आवाज सुनी। यूजुकी को जो पता चलता है कि राइस नहीं है तो वो सभी को किसी घर पे ले जाने लगती है। ये घर उसका है जो कि टेम्पल के प्रॉपर्टी में रहता है, क्योंकि टेम्पल का कुछ एरिया औरों में बटा हुआ है, जिसका वजह से ये ऐसा कर सकते हैं। पहले घर पर जाने पर इन्हें राइस नहीं मिलता है। वो बुढ़ा दरवाजा बंद कर लेता है। कई सारे घर पर जाने के बाद ये लोग एक घर को साफ भी करते हैं, मगर फिर भी इनके हाथ में कुछ नहीं आता है। हार ना मानते हुए ये लोग आखिरी घर पे जाते हैं एंड वो लड़की मान जाती है इन्हें राइस देने के लिए, जिसके वजह से सभी खुश हो जाते हैं। ये लोग रूम के अंदर आते हैं तो इस लड़की के 2 बच्चे आते हैं जो कि यूजुकी के माउंटेन्स को देखने का कहने लगते हैं। यूजुकी कहती है कि ये लोग क्यों उन्हें देखना चाहते हैं। अकागामी बोलता है कि कोई क्यों नहीं देखना चाहेगा। अकागामी खुद को पंच करता है अपने इस बात पर। वो सोचता है कि मेरा मेंटल लेवल तो इन बच्चों के जैसा है। मिया बच्चों को समझाती है कि बच्चे बड़े होते हैं तभी जब वो बचकानी हरकतों को छोड़ देते हैं। तो बच्चे कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो हम बचकानी हरकतें को छोड़ देते हैं, आप अपने एडल्ट वाले माउंटेन्स को दिखाओ। बच्चों को शांत करने के लिए यूजुकी बच्चों के पास जाती है
अकागामी इंट्रोड्यूस करता है इस लेडी से अपने बारे में एंड दूसरी तरफ बच्चे अब भी माउंटेन्स देखने की जिद कर रहे हैं एंड ये लेडी हमें बताती है कि यूजुकी के मॉम के टाइम पर कोई भी इन्हें कुछ भी देने से मना नहीं करता था, क्योंकि यूजुकी की मॉम बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, जिसकी वजह से सभी लोग सिक्योर फील करते थे। मगर अब क्योंकि यूजुकी की मॉम जा चुकी है तो इन्हें पता नहीं है कि टेम्पल का क्या होगा, जिसकी वजह से ये लोग कुछ भी नहीं देते हैं एंड इस लेडी को ये नहीं पता है कि यूजुकी की मॉम क्यों इस टेम्पल को छोड़ के गई, हालांकि वो अभी मेन टेम्पल में रहती है। इसके बाद अकागामी को मिया की तरफ से एक सरप्राइज मिलता है। फिर ये लोग राइस के पास जाते हैं एंड राइस के बंडल्स को लेके आगे बढ़ने लगते हैं। बंडल को ले जाते वक्त अकागामी ये फील करता है कि ये डेस्टिनी है, क्योंकि इसी बंडल के वजह से वो पहली बार यूजुकी से मिला था एंड इसीलिए अकागामी यह फैसला करता है कि वो यूजुकी की मदद करेगा। अकागामी जिसे एक बंडल को उठाने में मुश्किल हो रही है, वो यूजुकी को देखता है जिसने बहुत सारे बंडल्स को उठाया है एंड वो चढ़ाई भी कर रही है। इसे अकागामी को लगता है कि क्या यूजुकी को मेरी मदद की जरूरत है। अकागामी बाकियों के साथ ध्यान लगा रहा है तो उसे कागुरा की कही हुई बातें याद आती है। सभी लोग कुछ इक्विपमेंट्स को लेकर आते हैं एंड ये लोग इसमें राइस को कूटेंगे। अकागामी तैयार हो जाता है लकड़ी का हथौड़ा लेकर। अब अकागामी अपना काम शुरू करे के इससे पहले ही कुरागे ये बताती है कि ये तो डर्टी है, क्योंकि कुरागे के अकॉर्डिंग जो हथौड़ा है वो मेल को रिप्रेजेंट करता है, जिस इक्विपमेंट पे वो हथौड़ा लगेगा वो फीमेल को। तो अब इसके बाद क्या कुछ होगा ये बताने लगती है कुरागे, मगर उसे मना कर देते हैं अकागामी एंड सुकियो। इसलिए ये दोनों ही अपने पोजीशन को स्विच करते हैं। फिर अकागामी ये सोचता है कि मुझे फोकस करना चाहिए मोची पर। इस रिचुअल का नाम मोची है। इस बात को कहने के बाद अकागामी सुकियो की तरफ देखता है तो वो देखता है सुकियो को। ऐसा रिएक्शन होता है अकागामी का। रिचुअल कंटिन्यू करती है सुकियो एंड उसे देखता रहता है अकागामी, जिसकी वजह से अकागामी का हालत खराब है। अब अकागामी राइस को नहीं पलट रहा है, इसीलिए सुकियो फिर से पोजीशन चेंज करती है। अकागामी ये फैसला करता है कि मैं अब डिस्ट्रैक्टेड नहीं होऊंगा कि तभी उसे कुरागे ये कहती है कि अकागामी देखो 3 राइस बॉल। अकागामी देखता है, वो देखता है 1 राइस बॉल एंड 2 बॉल्स। इस नजारे को देखने के बाद अकागामी अपनी आंखों में अपना उंगली मारता है, क्योंकि उसके विचार हावी हो रहे थे उस पे एंड इसीलिए सुकियो अकागामी को आंख धोने के लिए भेज देती है। आंख धोते वक्त कुरागे अकागामी के पास, इसलिए अकागामी कुरागे से पूछता है कि तुमने बॉल्स पे क्यों जो किया। कुरागे बताती है कि क्योंकि उसे लगा कि अकागामी को ये पसंद आएगा। कुरागे ये भी कहती है कि तुम्हें सुकियो का पसंद नहीं है तो यूजुकी का होगा, नहीं तो शायद से मेरा। इस बात को सुनकर अकागामी हंसने लगता है। अकागामी फिर मिया एंड कागुरा की हेल्प करने के लिए वहाँ से चला आता है एंड कुरागे बड़ी होना चाहती है। बाहर आने पर अकागामी को मिया एंड कागुरा नहीं दिखती है, तो थोड़ी देर में ही वहाँ पर मिया आती है इस ड्रेस में ये रिचुअल परफॉर्म करने के लिए एंड इसके वजह से अकागामी उसे देखता है तो मिया कहती है कि प्लीज मुझे ऐसे मत देखो। अकागामी का ऐसा हाल है। मिया छींकती है तो अकागामी उसे पूरे कपड़े पहनने के लिए कहता है, मगर तभी कागुरा स्टोव ले आती है, जिसकी वजह से ये दोनों ही खुद को गर्म करने लगते हैं एंड अकागामी फील करता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। राइस को कूटने का प्रोसेस शुरू होता है, जहाँ पर ये लोग इस तरह से हैं। और हाँ, ये सभी चीजें कुरागे करा रही है। अब क्योंकि अकागामी कुछ नहीं कर सकता है तो वो इस तरह से हैमर को चलाने लगता है। अब इस तरह से इस प्रैक्टिस को करने के वजह से मिया का हालत खराब हो रहा है एंड अकागामी भी इस बात को नोटिस कर लेता है, तो वो लेता है एक ब्रेक। और अकागामी देखता है कि सुकियो भी इसी ड्रेस में आ चुके हैं इसी प्रैक्टिस को इसी तरीके से करने के लिए एंड फिर वहीं पर कुरागे भी आ जाती है एक ड्रेस को पहनकर, मगर ये एक डॉगी का ड्रेस है। अकागामी का हालत खराब है, मगर तभी अकागामी के पीछे यूजुकी आ जाती है। यहाँ की सिचुएशन को देखकर यूजुकी अकागामी पर गुस्सा करती है, मगर अकागामी बताता है कि ये सभी तो कुरागे की वजह से है। कुरागे वहाँ से चली जाती है, जिससे अकागामी को पता चलता है कि कुरागे का ये प्लान था अकागामी को यहाँ से निकालने का। फिर ये सभी लोग रिचुअल्स को कंप्लीट करके रूम के अंदर बैठे होते हैं, अपना डिनर कर रहे होते हैं। डिनर बनाया है अकागामी ने, इसलिए सभी को डिनर बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। किकी को यहाँ ना पाकर अकागामी किकी के पास डिनर लेके जाता है। किकी डिनर को लेती है, वो नज़ारे एंजॉय कर रही थी जिसे बैठकर अकागामी भी एंजॉय करने लगता है। साथ ही ये लोग ड्रिंक भी करते हैं। किकी अकागामी को ये बताती है कि कुछ ही दिनों में यूजुकी यहाँ की हेड बन जाएगी एंड इस टेम्पल को वो कंट्रोल करेगी एंड इसीलिए किकी यहाँ से चली जाएगी। साथ ही अकागामी को किकी यूजुकी के साथ यहीं पर रहकर उसकी मदद करने के लिए कहती है, क्योंकि किकी ने पी ली है इसीलिए वो अकागामी के साथ कुछ हरकतें करने लगती है, जिसका वजह से अकागामी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम बहुत से लोगों को देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि आज तो न्यू ईयर है। सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं, मगर अकागामी सभी को सन ग्लासेस एंड मास्क लगवा देता है, क्योंकि ये दूसरे टेम्पल में आए हैं, इसीलिए अकागामी ने ऐसा किया है। सुकियो अकागामी को कहती है कि वो कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहा है अपनी ड्रेस को दिखाते हुए, मगर अकागामी कुछ भी नहीं समझ पाता है। तो सुकियो अकागामी को बताती है कि उसे एक सुंदर लड़की की सुंदर ड्रेस को देखकर तारीफ करना चाहिए। फिर अकागामी इतनी ज्यादा तारीफें कर देता है सुकियो की कि वो वहाँ से भाग जाती है। अकागामी आता है कुरागे के पास एंड वो उसकी भी तारीफ करता है। कुरागे बताती है कि उसे एक जवान होती हुई लड़की को ब्यूटीफुल कहना चाहिए, ना कि क्यूट। खुद को अकागामी को जवान कहने के लिए कहकर
कुरागे कैंडी का नाम सुनते ही दौड़कर चली जाती है। अकागामी आता है मिया के पास। उसकी मदद करने के बाद मिया को वो ब्यूटीफुल कहता है। मिया को लगता है कि अकागामी ने उसके ड्रेस की तारीफ की है, मगर अकागामी बताता है कि वो तारीफ उसके लिए थी। फिर मिया समझाने लगती है कि किसी लड़की की तारीफ कैसे करे। अकागामी बैठा है, उसके पास आती है युजुकी। युजुकी को इस तरह से देखकर अकागामी के मुंह से अपने आप ही तुम बहुत ब्यूटीफुल हो ये निकलता है। इस बात को सुनकर युजुकी थैंक यू कहती है, मगर अकागामी बताता है कि रुको, मुझे मिया ने सिखाया था ये बोलने के लिए कि प्लीज मुझे तुम्हें प्यार करने दो। इस बात को सुनकर युजुकी अकागामी को समझाती है कि ऐसा नहीं बोलना होता है। फिर हम देखते हैं सभी को खुश, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये लड़कियां न्यू ईयर के दिन इतना ज्यादा खुश नहीं होती है। एंड ये खुशी अकागामी के वजह से है, इसलिए युजुकी अकागामी को यहाँ रहने के लिए कहती है हमेशा के लिए। सवाल के जवाब में हाँ कहते हुए अकागामी सोचने लगता है कि उसे तो कुरागे ने यहाँ से निकल जाने के लिए कहा है। फिर युजुकी अकागामी को ये बताती है कि वो हार नहीं मानेगी, वो इस टेम्पल को बचा के रहेगी, क्योंकि पिछली बार भी जब उसने हार नहीं माना था तो उसने मीटिंग को कंप्लीट किया था। इस बात को सुनते ही अकागामी को ये याद आता है कि उसने युजुकी को सपोर्ट करने का वादा किया है। एंड फिर अकागामी दौड़कर कहीं चला जाता है। खुश होते हुए हम कागुरा को देखते हैं जो कि प्रार्थना कर रही थी। एंड हमें पता चलता है कि बचपन से ही कागुरा मिया को एक इरोटिक क्वीन बनाना चाहती है, मगर वो हमेशा ही नाकामयाब होती हुई आई है। एंड इसलिए उसने मिया की मॉम से मिया को जापान लाने का परमिशन लिया था, और वो कैमरा मिया के माँ ने ही कुरागे को दिया है इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के लिए, ताकि प्रोग्रेस ना होने पर वो इन दोनों को ही बुला सके। एंड जापान के अंदर हर तीसरे दिन में कागुरा अपना भेष बदल कर फोटो भेजती रहती है मिया के मॉम के पास। साथ ही जब से अकागामी यहाँ से आया है तो कागुरा को लगता था कि मिया जल्दी ही अकागामी के साथ रिलेशनशिप बना लेगी लव का, मगर वो फील करती है कि ये दोनों ही लवर्स तो नहीं है। कागुरा के पास अकागामी आता है एंड खुद के टेम्पल छोड़ने के ऑफर को कागुरा के मुंह पे ही मना कर देता है, क्योंकि अकागामी को लगता है कि जितने भी परेशानी है वो खुद से ही कैसे ना कैसे करके ठीक कर लेगा। और साथ ही क्योंकि उसने युजुकी को सपोर्ट करने का वादा किया है तो यहाँ से भाग तो नहीं सकता है, और उसे मिया के साथ मिलकर अपनी फैमिली की सोच से लड़ाई भी तो करनी है। इस बात को सुनते ही कागुरा ये याद करने लगती है कि अकागामी लव करता है युजुकी से। अकागामी को लव करती है मिया, मगर उसे इस बात का पता नहीं है, और जिस दिन पता चलेगा उस दिन बहुत बड़ा बखेड़ा होगा। इसीलिए कागुरा गुस्सा हो जाती है, मगर कागुरा के गुस्से को अकागामी मजाक में लेता है। साथ ही वो कागुरा को ये बताता है कि कागुरा मिया के घर के फैसले से ज्यादा मिया की चिंता करती है। अकागामी के इन सभी बातों को सुनने के बाद कागुरा अकागामी को हिट करती है इस जगह पर, ये कहते हुए कि वो अपने जॉब की तरफ लॉयल है। एंड वो वहाँ से चली जाती है। युजुकी कागुरा से पैसे जल्दी कमाने के तरीके के बारे में एडवाइस मांगती है, तो मिया कागुरा की तारीफ करते हुए सबसे यह कहती है कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये हमारी मदद जरूर करेगी। एंड फिर गले लगाती है मिया कागुरा को, जिससे कागुरा अच्छा फील करती है, बट वो ये भी कहती है कि ये सभी उसके जॉब का ही हिस्सा है। टेम्पल को बचाने के लिए एंड स्टैचू को रिपेयर करने के लिए अकागामी एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहा है। अकागामी ने अपना फोन तोड़ दिया है, इसीलिए वो नंबर फिल नहीं कर सकता है एंड टेम्पल का वो नंबर दे नहीं सकता है, तो वो जाता है युजुकी के पास उसका नंबर लेने के लिए। युजुकी बाहर आते ही अपने रूम से इस रूप में एंड वो अकागामी को रूम के अंदर ले जाती है बात करने के लिए, बट अकागामी को अब समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे बात करे। फिर भी खुद को शांत करके अकागामी युजुकी से कहता है कि वो एक रिक्वेस्ट करना चाहता है, एंड युजुकी ऐसे अकागामी को कहती है कि रिक्वेस्ट। अकागामी अपने मन में ये सोचने लगता है कि युजुकी उसे ये कह रही है कि मास्टर आप मुझसे रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, आप हुक्म कीजिए, आप क्या करना चाहते हैं। अकागामी फोन मांगने के लिए आया है, मगर उसका दिमाग उसे किसी और ही रास्ते पे ले जा रहा है, इसलिए अकागामी खुद को पंच करता है एंड मांगता है फोन। अकागामी ये सोच रहा है कि मेरा दिमाग मुझे युजुकी के अजीब अजीब सोच दे रहा है। युजुकी फोन ढूंढने लगती है तो अकागामी युजुकी को देखता है ऐसे। युजुकी को फोन मिल जाता है, वो अकागामी को फोन देने के लिए घूमती है तो अकागामी का हालत खराब है। खुद को शांत करने के बाद अकागामी युजुकी का फोन लेता है एंड उसे बताता है कि उसे ये फोन चाहिए काम करने के लिए, इन्फॉर्मेशन जमा करने के लिए। इस बात को सुनते ही युजुकी अकागामी के हाथ से फोन ले लेती है एंड अकागामी को ये कहती है कि अकागामी तुमने आज कौन सा ड्रेस पहना है। इस बात को सुनते ही अकागामी ये सोचता है कि क्या ये चाहती है कि मैं इसके मेड ड्रेस के ऊपर कॉम्प्लीमेंट करूँ। अकागामी बहुत ही मुश्किल से युजुकी को यह कहता है कि उसने टेम्पल के कपड़ों को पहना है। इस बात को सुनते ही युजुकी उसे बताती है कि हाँ तुमने टेम्पल के कपड़ों को पहना है तो तुम्हें ट्रेनिंग पे ध्यान देना चाहिए, ना कि काम पे। दरअसल युजुकी काम करने वाली है, इसलिए वो अकागामी को काम ना करने के लिए कहती है। एंड युजुकी ये नहीं चाहती है कि कोई भी उसकी मदद करे, क्योंकि उसकी मॉम ने अकेले ही टेम्पल को संभाला था, इसीलिए वो भी अपने मॉम के जैसा ही करना चाहती है। अकागामी पूछता है कि तुम करोगी क्या। युजुकी बताती है कि वो डबल शिफ्ट करेगी, बट अकागामी बताता है कि ये करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो इसीलिए मुझे करने दो, मैंने काम किया है तो मुझे एक्सपीरियंस है। इन बातों के बीच में अकागामी
यूजुकी को अपना फेस नहीं दिखा रहा है, इसीलिए यूजुकी ये कहती है कि तुम मुझे ये सभी बातें अपना फेस दिखाते हुए क्यों नहीं कहते हो। अब अकागामी इसलिए पीछे घुमा है क्योंकि उसने यूजुकी के चेस्ट को देखा है। अकागामी यूजुकी को नहीं देख रहा है, इसीलिए यूजुकी अकागामी को ये कहने लगती है कि वो सही है, इसीलिए अकागामी उसे नहीं देख रहा है। बट अकागामी ये बताता है कि वो यूजुकी को उसके कपड़ों के वजह से नहीं देख रहा है। और यूजुकी को जब एहसास होता है कि उसने भी किस तरह के कपड़े पहने हैं तो अकागामी से अपना चेहरा छुपाने लगती है। एंड इसी बीच अकागामी यूजुकी की तारीफें करने लगता है। फिर अकागामी को ये पता चलता है कि ये ड्रेस यूजुकी के फ्रेंड की है, जिसे उसने बोरो किया है क्योंकि उसके फ्रेंड ने यूजुकी को अपने साथ काम करने का ऑफर दिया है। यूजुकी इस ड्रेस को पहनकर ही सो गई थी एंड थकान के वजह से जब अकागामी ने उसे बुलाया तो वो इसी ड्रेस में उसके पास चली गई। अकागामी यूजुकी को ये बताता है कि तुम तो अभी से ही थकी हुई हो तो तुम कैसे काम करोगी। एंड यूजुकी इस बात पे अड़ी है कि वो थकी हुई नहीं है एंड इसलिए वो अकागामी से बेट लगाती है कि अगर अकागामी यूजुकी को सुला देता है तो वो वही करेगी जो कि अकागामी चाहता है। मगर अकागामी कहता है कि मैं तुम्हें सुलाऊंगा कैसे। यूजुकी बताती है कि शायद से मसाज से। यूजुकी लेट जाती है, अकागामी तैयार होता है मसाज देने के लिए, मगर उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे यूजुकी को मसाज दे। तभी यूजुकी अकागामी को कहती है कि क्या तुम हार मानते हो। इस बात को सुनते ही अकागामी यूजुकी की मसाज शुरू कर देता है। और इस बीच अकागामी के दो रूप उसे यूजुकी के साथ कुछ गलत करने के लिए बढ़ावा देते हैं, जिसकी वजह से अकागामी मसाज को तेज कर देता है अपने बुरे ख्यालों को दूर करने के लिए। एंड इस वजह से यूजुकी भी आवाजें निकालने लगती है एंड बाहर सुकियो इन आवाजों को सुनती है। इसके वजह से सुकियो का शरीर कांपने लगता है एंड फिर वो दरवाजा खोलती है ये देखने के लिए कि अंदर क्या चल रहा है। एंड वो देखती है इन दोनों को ऐसे। यूजुकी ने क्यों मेड के ड्रेस को पहना है ये समझ नहीं आ रहा है सुकियो को। एंड यहीं पर यूजुकी अकागामी से कहने लगती है कि मैं कर सकती हूँ, मैं उस जॉब को कर सकती हूँ। इसमें सुकियो को समझ नहीं आता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। एंड अकागामी से यूजुकी ये भी कहती है कि तुम्हारा इस मामले से कोई मतलब नहीं है। एंड इसलिए अकागामी ये कहता है कि मेरा मतलब नहीं है, इसलिए मैं अब अपने मन का करूंगा। अकागामी सुकियो को यह कहकर चला जाता है कि कल तुम मेरे साथ चल रही हो। इससे सुकियो का फेस लाल है क्योंकि जापानीज एनिमे में जब कोई किसी को प्रपोज करता है तो वो बोलता है आई लव यू, प्लीज गो आउट विथ मी। और अभी अकागामी ने सुकियो से गो आउट विथ मी बोला है, जिसकी वजह से सुकियो चिल्लाती है। एंड फिर हम देखते हैं कि अकागामी दूल्हे के ड्रेस में सजा हुआ है एंड दुल्हन के ड्रेस में सुकियो है। एंड अकागामी सुकियो से शादी करने का कहता है और हम बिस्तर होने का भी, क्योंकि अकागामी को बच्चे चाहिए, बहुत सारे बच्चे चाहिए। सुकियो नींद से उठती है एंड वो हिट करती है कुरागे को। एंड इस बात के बारे में किसी को ना कहने के लिए कुरागे को सुकियो चॉकलेट वेफर्स देने का वादा करती है। मुंह धोते वक्त सुकियो ये सोच रही है कि अकागामी ने उसे प्रपोज किया है, क्या अकागामी उसे सही में प्यार करता है। हालांकि सुकियो खुद को समझाती है कि ऐसा नहीं है, इसलिए वो कुछ भी नहीं करेगी इससे रिलेटेड। बट हम देखते हैं सुकियो को ब्रांड न्यू कपड़ों में मेकअप के साथ, बट अकागामी नॉर्मल कपड़ों में ही आता है, जिससे सुकियो को लगता है कि वो पक्का ही कंफ्यूज हो गई थी अकागामी के इंटेंशंस को लेकर। एंड अकागामी तारीफ करता है सुकियो की, जिसकी वजह से वो शर्मा जाती है। एंड फिर ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। अकागामी सुकियो को फोटोशॉप की दुकान पे ले जा रहा है क्योंकि उसके पास फोन नहीं है। शॉप में आने के बाद अकागामी एक फोन ले लेता है। सुकियो का फेस रेड है इसलिए क्योंकि फोन बेचने वाली ने ये फोन ये कहकर बेचा है कि इससे आप अपने लवर से बहुत बातें कर सकते हैं। बाहर बैठकर सुकियो बहुत ही ज्यादा शर्मा रही है, साथ ही उसका हालत खराब है क्योंकि अंदर अकागामी एंड सुकियो को लवर कहा है उस लड़की ने। सुकियो को पीने के लिए जूस देता है अकागामी एंड कहता है कि अब हम चलते हैं। एंड वो जाने के लिए निकलता है तो सुकियो अकागामी को रोक लेती है। सुकियो के मन में बहुत सी चीजें चल रही हैं, जैसे कि आज उसने अकागामी के बातों का गलत मतलब समझ लिया। साथ ही सुकियो अकागामी को कुछ बताना चाहती है मगर वो बता नहीं पा रही है। बहुत हिम्मत करके सुकियो अकागामी से कांटेक्ट शेयर करने के लिए कहती है एंड वो करते हैं। अकागामी खुश है क्योंकि उसने पहली बार एक लड़की से कांटेक्ट शेयर किया है। सुकियो बताती है कि अकागामी बाकी लड़कियों के साथ भी कांटेक्ट शेयर कर सकता है। साथ ही सुकियो ये पूछती है कि तुमने फोन क्यों लिया। अकागामी बताता है कि कुछ सीक्रेट कम्युनिकेशन के लिए। एंड इस बात को सुनते ही सुकियो को लगता है कि अकागामी उसे सीक्रेट कम्युनिकेशन करेगा एंड उसके पास आएगा कुछ करने के लिए। सुकियो फिर अपने रूम में है, उसे मैसेज करता है अकागामी। अकागामी ने ये लिखा है कि आज के दिन के लिए शुक्रिया, मैं इस फोन को बहुत ही प्यार करने वाला हूँ एंड मैं होप करता हूँ कि तुम मेरी मदद फ्यूचर में भी करोगी। क्योंकि इस मैसेज में प्यार की बात हो रही है, इसीलिए सुकियो खुद को शांत करती है ये कहते हुए कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर यूजुकी अपने मॉम से ये कह रही है कि वही टेम्पल का हेड बनेगी। प्रेजेंट में यूजुकी इस बात से खुश नहीं है कि उसने अकागामी के साथ वैसा बिहेव किया एंड इसलिए वो अकागामी से माफी मांगने के लिए उसके पास जाती है तो वो देखती है कि अकागामी सुकियो के साथ हंसकर बातें कर रहा है। इस नज़ारे को देखकर यूजुकी वहाँ से
भागने लगती है एंड उसे भी समझ नहीं आता है कि वो क्यों भाग रही है। यूजुकी को किकी भी देखती है। अकागामी चलते हुए ये सोच रहा है कि उसके पास जॉब नहीं है एंड उसने जो यूजुकी से कहा था वो गलत है, तो उसे यूजुकी से माफी मांगना चाहिए। बट अगले पल यूजुकी अकागामी के सामने होती है एंड वो बहुत ही खुश होती है। बट यूजुकी की हालत सही में अच्छी नहीं है, मगर वो फिर भी खुद को अच्छा ही दिखा रही है। अब अकागामी यूजुकी से कुछ बात करना चाहता था, मगर उससे पहले ही किकी अकागामी को वहाँ से ले जाती है खुद से बात करने के लिए। एंड वहाँ पर किकी को ये पता चलता है कि यूजुकी एंड अकागामी के बीच में छोटा सा झगड़ा हुआ था। किकी अकागामी को समझाती है कि उसे इन सभी बातों के बारे में ज्यादा ना सोचकर उसके मेन एम पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही किकी अकागामी से पूछती है कि तुम्हें यूजुकी कैसी लगती है। अकागामी बताता है कि यूजुकी स्ट्रांग है एंड वो अपने प्रीस्ट बनने के मकसद के ऊपर पूरी तरह से क्लियर एंड पॉजिटिव है। और इसी बीच टेम्पल में कोई आया है। साथ ही किकी को लगता है कि अकागामी ये सभी ऊपरी बातें कर रहा है, उसके दिल में कुछ और है। कुरागे वहाँ आती है एंड कुरागे के कहने पर किकी उसी पर्सन से मिलने के लिए जाती है, क्योंकि वो पर्सन टेम्पल को छोड़ के जाने वाला है, जिसकी वजह से ये लोग उनसे रेडन फी मांग सकते हैं। यही सोचकर ये लोग आ जाते हैं, मगर ये देखते हैं कि यूजुकी ने उन्हें भेज दिया है बिना कोई फी लिए, क्योंकि यूजुकी के मॉम ने ये कहा था कि वो किसी की भी रेडन फी यहाँ से जाते वक्त नहीं लेगी। साथ ही यूजुकी ये बताती है कि वो उसके मॉम के जैसा नहीं है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर सेफ फील नहीं करते हैं, इसलिए वो और भी ज्यादा ट्रेनिंग करेगी खुद को अच्छा बनाने के लिए। मगर तभी किकी वहाँ से चली जाती है यह कहकर कि आज से वो इनकी ट्रेनिंग नहीं करवाएगी। अकागामी पूछता है कि क्यों। किकी बताती है कि खुद ही पता कर लो। यूजुकी सपने में अपने मॉम को इस बात का रिप्लाई देती है कि वो क्यों प्रीस्ट बनना चाहती है, मगर प्रेजेंट में यूजुकी भूल चुकी है। एंड क्योंकि यूजुकी की अब ट्रेनिंग नहीं है, मगर फिर भी वो पूरी मेहनत करेगी। मगर वो क्या करेगी ऐसा कुरागे के पूछने पर वो कुछ भी नहीं बता पाती है। यूजुकी फैसला करती है घर के कामों को करने का, मगर वो नहीं कर सकती है, क्योंकि अकागामी ने घर के सभी कामों का ठेका उठाकर रखा है, जिसकी वजह से घर के सभी काम वो अकेला ही करता है। एंड अभी अकागामी किकी के साथ कहीं पे गया है, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। लड़कियों को ये पता चल जाता है कि सुकियो के पास अकागामी का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। एंड इसी बात के लिए वो लड़कियां लड़ने लगती है, क्योंकि उनके पास नहीं है। एंड इसी बीच यूजुकी यहाँ से चली जाती है। यूजुकी साफ सफाई करने के लिए आई है, मगर वो देखती है कि अकागामी ने बहुत ही अच्छे से साफ सफाई पहले ही कर लिया है। और क्योंकि यूजुकी ने वादा किया था कि वो कुछ ना कुछ तो करेगी, इसलिए वो काफी सारे कामों को ढूंढने की कोशिश करती है, मगर अंत तक उससे निराशा ही हाथ लगता है। हम किकी को देखते हैं जहाँ पर अकागामी उसे मनाने की कोशिश कर रहा है कि वो उसकी ट्रेनिंग को फिर से शुरू कर दे, मगर किकी नहीं मानती है। किकी रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है, मगर बाहर तो बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वो नहीं जाती है। बट अकागामी को तभी ये पता चलता है कि यूजुकी मिसिंग है। इसी वजह से अकागामी बारिश में ही बाहर यूजुकी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो काफी सारे जगहों पे जाता है जहाँ पर यूजुकी जा सकती है, मगर उसे यूजुकी नहीं मिलती है। यूजुकी को हम देखते हैं वहीं पर जहाँ पर पहले अकागामी सभी से भागकर आया था, यानी कि एक ब्रिज के नीचे। यूजुकी ये सोच रही है कि वो अपने मॉम के जैसा शायद से नहीं बन पाएगी, क्योंकि उसकी मॉम परफेक्ट थी एंड वो सभी कामों को अकेले कर लेती थी, मगर यूजुकी अभी नहीं कर पा रही है। यूजुकी की मॉम इस टेम्पल को छोड़कर जा रही थी, तो वो अपने मॉम से ये कहती है कि वो इस टेम्पल का ख्याल रखेगी, वो बनेगी इस टेम्पल की प्रीस्ट। मगर उसकी मॉम उसे यह कहकर चली जाती है कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगी, तुम इस टेम्पल को नहीं बचा पाओगी। और हाँ, यूजुकी को बुखार भी है अभी। यूजुकी ये सोच रही है कि वो बहुत मेहनत करेगी एंड इस टेम्पल को बचाएगी, और उसे ये भी ख्याल आ रहा है कि बहुत से लोग उसे ये कह रहे हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकती है। हम अकागामी को देखते हैं जो कि ढूंढते ढूंढते यूजुकी के पास चला आता है। वो यूजुकी को देखता है तो उसे ये याद आता है कि किकी ने उसे कहा था कि तुम बस ऊपरी बातें कर रहे हो। एंड यूजुकी को इस तरह से देख के अकागामी को ये लगता है कि यूजुकी शुरू से ही खुद को टफ दिखाती है, मगर वो सही में ऐसा नहीं है। अकागामी फिर यूजुकी को गले लगाता है एंड हाँ, शाम भी हो जाता है। यूजुकी अपने बेड से उठने की कोशिश करती है। बुखार होने के वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती है, मगर वो अपने सामने देखती है अकागामी को। अकागामी फिर उठता है एंड यूजुकी से माफी मांगने का सोचता है। यूजुकी भी माफी मांगने का सोचती है अकागामी से। दोनों ही एक साथ माफी मांगने के लिए आगे आते हैं, जिसकी वजह से सर टकराते हैं इन दोनों के। दोनों ही एक दूसरे को सॉरी कहते हैं एंड फिर हंसने लगते हैं, जहाँ पर यूजुकी बताती है कि उसने अकागामी से काफी टाइम से बात नहीं किया है। ये दोनों थोड़ी सी बातें करते हैं, जहाँ पर अकागामी से यूजुकी माफी मांगती है। एंड अकागामी भी ये बताता है कि उसे लगा नहीं था कि यूजुकी वहाँ पर उस ब्रिज के नीचे होगी, क्योंकि वो बेवकूफी वाली हरकत सिर्फ अकागामी ही कर सकता है। मगर क्योंकि कुरागे ने उसे कहा था कि यूजुकी छुपी हुई बेवकूफ है, तो इसलिए यूजुकी अकागामी को मिल गई। अकागामी ये भी बताता है कि एनलाइटमेंट या फिर शांति को पाने का सबसे पहला रास्ता है दूसरों के साथ रहना। एंड ये बात यूजुकी ने ही अकागामी को कही थी। एंड यही बात अकागामी को उसके पिताजी भी कहते थे, क्योंकि अकागामी के बाप को हैरम जो बनाना था, अपने पिताजी जैसा ना बनने के लिए अकागामी ने फैसला किया था कि वो अकेले ही रहेगा, मगर यूजुकी की वजह से
वो चेंज हो गया एंड वो अब चाहता है कि वो यूजिकी के साथ रहे। इसलिए वो यूजिकी का हाथ पकड़ के उसे कहता है कि प्लीज मुझे अपनी लाइफ में इन्वॉल्व होने दो। तुमने ये वादा किया था कि तुम मुझे अकेले नहीं छोड़ोगी, मगर तुम मुझे अकेले छोड़ने जा रही थी। प्लीज मुझे अपने रिलेशनशिप में एक छोटा सा ही पार्ट दे दो। तो यूजिकी रोते हुए कहती है कि वो अकागामी जैसा नहीं है, वो वीक है एंड उसे नहीं लगता है कि वो अकागामी को सपोर्ट कर पाएगी, क्योंकि अकागामी बहुत सारे काम करता है बट वो ऐसा नहीं कर सकती है। अकागामी बताता है कि मैं वो काम अपनी मर्जी से करता हूँ, क्योंकि मैं मिकाजुकी टेम्पल को तुम्हारे जितना ही प्यार करता हूँ। एंड इस बात को सुनते ही यूजिकी को ये याद आता है कि वो अपने मॉम से मैं मिकाजुकी टेम्पल को बहुत प्यार करती हूँ यही कहती थी। यूजिकी उठकर अकागामी का हाथ पकड़ के थैंक यू कहती है एंड तभी सभी लड़कियां आ जाती है ये कहते हुए कि बहुत बातें कर ली तुमने। यूजिकी पूछती है कि तुम लोग कब से मेरी इन बातों को सुन रहे हो। वो बताती है कि तब से जब अकागामी ने तुम्हारे अंदर डाला था। अकागामी बोलता है कि मैंने किसी के भी अंदर कुछ नहीं डाला है एंड फिर सभी लड़कियां ही यूजिकी को ये कहती है कि तुम इडियट हो। सुकियो यूजिकी के साथ ऐसा कर रही है अभी एंड सभी लोग यूजिकी को पनिश करने का कहते हैं और कागुरा तो उसे डीवीडी भी दिखाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि यह कहती है कि वो सभी टेम्पल से उतना ही प्यार करती है जितना यूजिकी करती है, इसलिए वो मदद करने से पीछे नहीं हटेगी। एंड पीछे तो अभी यूजिकी हटी है क्योंकि सभी के पास अकागामी का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। इस बात को सुनकर यूजिकी का फेस ऐसा हो जाता है, वो कॉन्टैक्ट शेयर करती है अकागामी से। पे किकी आती है तो यूजिकी किकी को यह बताती है कि उसे समझ आ गया है कि क्यों किकी ने ट्रेनिंग को बंद किया है। वो अब से सभी पे भरोसा करेगी एंड सभी को बचाने के साथ ही सभी से मिलकर इस टेम्पल को भी बचाएगी। तो प्लीज उसकी ट्रेनिंग वापस से शुरू कर दीजिए, ऐसा वो किकी से कहती है। किकी मान जाती है ये कहने के साथ ही कि पहले अपनी हेल्थ ठीक करो फिर ट्रेनिंग का देखेंगे। किकी को थैंक यू कहने के लिए अकागामी आता है तो अकागामी को किकी ये बताती है कि मैंने कुछ नहीं किया है। यूजिकी ने खुद ही ये रियलाइज किया है कि एक हेड प्रीस्ट को कैसा होना चाहिए, क्योंकि अकेले कोई भी एनलाइंसमेंट या फिर शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है। यूजिकी बाहर बैठी है क्योंकि उसका बुखार उतर चुका है। उसके पास अकागामी आता है एंड यूजिकी बताती है कि अब वो किसी जॉब की खोज नहीं करेगी, क्योंकि अब वो सभी से सपोर्ट मांगेगी ताकि वो टेम्पल को एंड उस स्टैचू को ठीक कर सके। अकागामी बताता है कि मुश्किल का काम है मगर यूजिकी ये फिर भी करेगी, क्योंकि अरेंजमेंट का 5वां रूल ये कहता है कि कभी भी अपने वीकनेस से मत भागो। इसीलिए यूजिकी सभी के साथ मिलकर टेम्पल को ठीक करेगी एंड बचाएगी भी। सुकियो फिर रेडी होने की कोशिश करती है स्कूल जाने के लिए, मगर वो गलती से ही गिर जाती है अकागामी के ऊपर, जिसे कुराके देख लेती है एंड वो कहती है कि ये थोड़ा पर्सनल हो रहा है। कुराके गुड बाय किस मांगती है अकागामी से तो सुकियो उसे कहती है कि आओ तुमसे बात करते हैं अंदर मीटिंग में। अकागामी नहीं देता है किस कुराके को तो वो अकागामी को डमी कहती है। साथ ही मिया भी गलती से ही अकागामी के ऊपर गिर जाती है इस तरीके से एंड उस कैट के वजह से अकागामी कागुरा के पास चला जाता है। वो सोचता है कि इतना अंधेरा क्यों है भाई, क्योंकि कागुरा के घाघरे के अंदर अकागामी है, जिसकी वजह से अकागामी को एक लात पड़ता है कागुरा की तरफ से। लात खाकर अकागामी किकी के सीने से लगता है कि कहती है कि पीना चाहोगे इसे। अकागामी जरूरत नहीं है ऐसा कहकर आगे जाता है तो किकी ये बताती है कि उसे उसके सपोर्टमेंट से मिलना है तो कोई भी लेट नहीं होगा। सभी लोग हाँ कहते हैं। फिर यूजिकी भी जाती है अपने स्कूल की तरफ, तो वो जाने से पहले अकागामी को ये कहती है कि मैं जा रही हूँ। अकागामी भी बताता है कि वो टेम्पल की चिंता ना करे, क्योंकि अकागामी टेम्पल की पूरी तरह से देखभाल करेगा। एंड कुरागे ये बताती है कि यूजिकी वो अकेली लड़की है अभी तक जो कि इस मॉर्निंग में अकागामी के साथ हड़पन वाली हरकत करने से बची हुई है। इस बात के बाद ही यूजिकी की स्कर्ट उठती है एंड अकागामी देखकर खुद को पंच करता है ये कहते हुए कि हाय मेरा ठरकी विचार। वेल सो यहाँ से स्टोरी का कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा कंटेंट है। अगली सुबह अकागामी के बॉडी में यूजिकी होती है एंड यूजिकी के बॉडी में अकागामी, बट कैसे ये तो उनको भी नहीं पता है, क्योंकि बॉडी एक्सचेंज है। इसीलिए हम यूजिकी को अकागामी बोलेंगे एंड अकागामी को यूजिकी। यूजिकी ये सोचती है कि ये इतना ज्यादा बड़ा क्यों है, मेरे दिमाग में तो कुछ गंदे विचार भी नहीं है। एंड वहीं पर अकागामी यूजिकी के चेस्ट को छूता है एंड खुद को पंच करने वाला था, मगर वो रोक देता है क्योंकि यूजिकी के फेस को वो चोट नहीं पहुंचाना चाहता है। यूजिकी के पास कुरागे आती है एंड कुछ ऐसी हरकतें करने लगती है जिनके बारे में मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। कुरागे शादी करने के लिए कहती है यूजिकी से, क्योंकि उसे लग रहा है यूजिकी अकागामी है। हमें पता चलता है कि सभी लोगों के ही बॉडी स्वैप हो चुके हैं बिकॉज ऑफ कागुरा के ब्लैडविन फैमिली के लिक्विड के वजह से। यूजिकी एंड कुरागे बाकियों को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। हमें पता चलता है कि मिया के बॉडी में कुरागे है एंड कुरागे के बॉडी में मिया है। अब क्योंकि कुरागे एक एडल्ट के बॉडी में, इसीलिए वो खुद को रिकॉर्ड करने लगती है बड़ी अजीब तरीके से। कुरागे के पास यूजिकी एंड मिया चले आते हैं और हाँ, यूजिकी के बॉडी में अकागामी खुद को अनड्रेस कर रहा है कपड़े बदलने के लिए। यूजिकी के कहने पर कुरागे माफी मांगती है अपने वीडियो रिकॉर्ड के हरकत के लिए। अब यूजिकी इस वीडियो को डिलीट करे कि उससे पहले ही कोई चिल्लाता है एंड ये सभी वहाँ जाते हैं। अकागामी खुद के कपड़ों को बदलने की कोशिश करता है मगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं किकी एंड कागुरा को अजीब हरकतें करते हुए, क्योंकि किकी के बॉडी में वो कैट आ चुकी है एंड कागुरा के बॉडी में
सुकियो है। सुकियो के साथ किकी अजीब हरकतें कर रही थी, इसलिए सुकियो वहाँ से चली जाती है अकागामी को सुनाकर, क्योंकि उसे लग रहा है वो युजुकी नहीं बल्कि अकागामी है। एंड फिर ये लोग कैट को दूध पिलाते हैं, जो कि असल में किकी की बॉडी में है, इसीलिए किकी काफी अच्छी लग रही है। एंड किकी को देखकर युजुकी की बॉडी कुछ रिएक्ट करती है, इसीलिए ये सभी वॉशरूम में जाते हैं। और वहीं पर सुकियो को भी ये लगता है कि अकागामी का भी बॉडी स्वैप हुआ होगा। वॉशरूम में अकागामी को बॉडी के साथ कुछ कर रही है, क्योंकि उसकी पैंट खुली हुई है। एंड अकागामी अब भी अपने कपड़े नहीं बदल पा रहा है। एंड वहीं पर कागुरा पानी के नीचे है, क्योंकि उसे लग रहा है कि ये सभी इमेजिनेशन है। और हाँ, सुकियो के बॉडी में कागुरा नहीं बल्कि मिया है। बहुत कंफ्यूजन है नेम में भाई लोग। फिर सभी लोग अकागामी को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि अकागामी युजुकी के बॉडी में है एंड शायद से वो कुछ कर रहा है, ऐसा सभी को लगता है। मगर अकागामी अब भी अपने कपड़े तक चेंज नहीं कर पा रहा है। अकागामी ये सोचकर कि वो भी युजुकी के बॉडी में है, जो कि बहुत ही प्यारी लड़की है, कपड़े चेंज करने की कोशिश करता है कि तभी उसके मन में कुरागे ये कहती है कि युजुकी ठड़की है, जिसके वजह से अकागामी अपने हाथ को नहीं रोक पा रहा है। सभी लोग अकागामी के रूम में पहुंचने ही वाले होते हैं कि सभी की बॉडी चमकती है एंड दे बैक टू नॉर्मल, क्योंकि सभी को पता है कि युजुकी के बॉडी में अकागामी था। इसीलिए सभी लोग पूछते हैं कि युजुकी कहाँ है। अकागामी बताता है कि वो उसके रूम में ही है, इसीलिए सभी लोग आ जाते हैं देखने के लिए युजुकी को। सभी लोग देखकर ही युजुकी को अजीब रिएक्शन दे रहे हैं, क्योंकि अकागामी ने खुद के मन को कंट्रोल करने के लिए युजुकी के बॉडी को इस तरह से बांध रखा है। एक्स्ट्रा वन यही खत्म होता है। एक्स्ट्रा टू के शुरुआत में हम देखते हैं शादी होते हुए, वो भी अकागामी की किसी के साथ। अकागामी को लगता है कि ये ब्राइड युजुकी है। किकी के कहने पर अकागामी अब किस करेगा अपनी ब्राइड को। वो ब्राइड की घूंघट उठाता है तो ये तो कीजो है, जो अकागामी से कहता है मुझे 10 बच्चे चाहिए। अगले पल कीजो ये कहता है कि मिकाजुकी टेम्पल बंद होना चाहिए, एंड इसलिए बहुत से लोग आ जाते हैं। अकागामी को सभी से बचाने के लिए वहाँ पर कागुरा आती है। कागुरा बड़े ही आसानी से सभी से फाइट करती है, एंड इसी बीच कीजो अपने चश्मे से एक बीम फायर करता है, जिसकी वजह से कागुरा के कपड़े गलने लगते हैं। सभी लोग ऐसा हाथ करके आगे बढ़ने लगते हैं तो अकागामी अपनी ड्रेस निकाल कर अपने एब्स दिखाते हुए कागुरा की मदद करता है। हमारे दोनों हीरो भाग रहे हैं। कागुरा कपड़े पहन लेती है एंड फिर एक रोप की मदद से आसमान में जंप लगा रही है वो, बट कैसे किसको पता। एंड ये लोग पहुंच जाते हैं चांद पर, जहाँ पर कागुरा अकागामी से उसके ट्रेन को चलाने के लिए कहती है, मगर अकागामी नहीं कहता है तो हंसी मजाक में ही कागुरा अकागामी को चांद से नीचे फेंक देती है। अकागामी गिरता है एक लेक में और सुकियो द मरमेड अकागामी को ऊपर लाती है, साथ ही CPR भी देती है वो अकागामी को। फिर ये दोनों स्विमिंग करने लगते हैं एंड हंसते हंसते स्विमिंग करते करते भी आ जाते हैं ये लोग बीच पर। एंड हाँ, अकागामी के कपड़े बदल चुके हैं। सुकियो के कुछ देखने के बाद अकागामी के कपड़े वापस आ गए। सुकियो के कहने पर अकागामी सुकियो की तरफ देखता है। सुकियो जिसके पास कोई कपड़े नहीं है, वो अकागामी की तरफ बढ़ने लगती है, कहते हुए कि मुझे अपनी बाहों में लो अकागामी। बट अकागामी जमीन में धस जाता है एंड उठता है लव होटल के बेड पर, एंड उसके पास कुरागे है। कुरागे अकागामी को रिझाने के लिए 2 बार अपना रूप बदलती है एंड तीसरी बार वो एडल्ट हो चुकी है एंड वो करना चाहती है अकागामी के साथ एडल्ट वाली चीजें, बट ये कुछ करे कि उससे पहले ही मिया चली आती है, वो भी तलवार लेकर। अकागामी के पीछे मिया पड़ी है। कुरागे एंड सुकियो चीयर अप कर रहे हैं इन दोनों को। अकागामी टकराता है किकी से तो किकी भी अनड्रेस होती है। अकागामी कुछ करे कि उससे पहले ही मिया हाथ बांध देती है अकागामी के। फिर अकागामी नहा रहा है, नहीं वो बंधा हुआ है, जिसके पास कैंडल लेकर मिया आती है एंड साथ ही वहाँ पर आ जाती है युजुकी नर्स के ड्रेस में। फिर इसके बाद भाई लोग ऐसे ऐसे सीन्स हैं जिनके बारे में ना मैं बात कर सकता हूँ ना तुम्हें दिखा सकता हूँ, बट इस सीन के अंत तक कुरागे अकागामी के अंडों को फोड़ देती है। बट ये सब तो सपना होता है अकागामी का, क्योंकि उसे बुखार हुआ है तो अजीब अजीब सपने तो आने ही है। तो आने ही अकागामी ये कहता है कि लेडीज तुम्हें उसे टच नहीं करना चाहिए, एंड कुरागे सभी लड़कियों से कहती है कि हमें अकागामी की सफाई करनी चाहिए मिलकर। यस, बॉडी की सफाई। लड़कियां मान जाती है कहकर कि कोई भी अकागामी को कुछ नहीं बताएगा कि उन्होंने क्या किया है। अकागामी के ठड़के विचार शुरू होते हैं। नाउ एंड ऑफ सीरीज। ये एनिमे सीरीज आप सभी को कैसा लगा है मुझे कमेंट करके बताइए। आप चाहे तो इस एनिमे को जाकर देख सकते हैं। इसका नाम है तेनपुरु नो वन कैन लिव विथ लोनलीनेस। एंड या अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को एंड मुझे कमेंट करके ये बताइए कि मैं नेक्स्ट कौन से एनिमे पर एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊं। मैं एक ऐसा एनिमे चाहता हूँ जो कि न्यू हो, उसकी स्टोरी लाइन अच्छी हो एंड उसमें एक्शन हो। एंड अभी के लिए आप चाहे तो मेरे चैनल के बाकी वीडियोस को जाकर देख सकते हैं, यकीन मानिए वो भी बहुत अच्छे होते हैं। सो हम मिलेंगे किसी और नई वीडियो में। अभी के लिए बाय।